हेलो 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 एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए सर, आज की क्लास में बात करने वाले हैं अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सर स्पेसिफिक रिलीफ, हाँ ये क्या होता है? यही तो बता रहा हूँ आज कि ये क्या होता है। देखो, स्पेसिफिक रिलीफ से बच्चों को वैसे ही बड़ा डर लगता है, कहते हैं यार समझ नहीं आता है हमारे को। तो स्पेसिफिक रिलीफ, पहली बात तो हर जगह पे जाने की, इसको हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा स्पेशल बंदा है भाई, लिमिटेड लिमिटेड जगहों पे जाता है। ऐसा क्या हर जगह पे नहीं जाता है? हर एक सिनेरियो में आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिलता नहीं है। सर स्पेसिफिक रिलीफ है क्या? कोई अगर देखो, पहले फंडा, कुछ चीजें जो स्पेशल नेचर की दे दी जाती हैं, कह रहा कि नहीं यार चलो ये स्पेशल केस है, इसको ये भी दे दो। मतलब जहां पर डैमेजेस देना या कंपनसेशन देना अप्रोप्रिएट नहीं है, वहां पर साथ में कोर्ट कहता है आपको स्पेसिफिक रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, अटपटा सा एग्जांपल तो नहीं है। मान लो कि मैंने टीपू सुल्तान की तलवार खरीद ली, एंड मोमेंट पर आकर स्ट्रेट अवे भाई साहब इंग्लैंड के जो लोग हैं वो मना कर देते हैं, मुझे कहते हैं पैसे ले लो, आपके पैसे वापस कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, पैसे तो नहीं चाहिए भाई, मेरे लिए तो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग तलवार वापस करो। मैं कोर्ट चला जाता हूं, कोर्ट कहता है अब ऐसा तो नहीं है ना यार, मैं कोई भी तलवार ले सकता हूं, मुझे टीपू सुल्तान की तलवार क्यों लेनी है? मुझे चश्मा मिल रहा है, गांधी जी का चश्मा है एक, भाई वो गांधी जी का चश्मा है, दैट हैज अ वेरी आई मीन ह्यूज इंपॉर्टेंस और इमेंस इंपॉर्टेंस, इसी वजह से तो मैं वो ले रहा हूं। हाँ, हाँ। अब ऐसे ही सर, किसी हीरोइन की बात नहीं करी आपने? अरे नहीं यार, मैं बड़ी मुश्किल से अभी रिकवर हो रहा हूँ, तो अभी हीरोइन हीरोइन की बात नहीं करेंगे। हीरोइन की बात करते करते बीमार हो गया हूँ मैं। चलो, अब अगली बात पर आपको लेकर आता हूँ। क्या ना, अब स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेशल रिलीफ नाम से ही बताता है कि वो क्या है, रिलीफ है जो स्पेशल नेचर में आपको मिल रहा है। यार अब ये मिलेगा कब कब? मैंने कहा सब बताता हूं आपको कब कब ये मिलने वाला है। यार सर, इन सारे सिनेरियोज में हमें स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहला आता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब सर, अगर हम लोग यहां पर दोनों तरीके की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेरा दोस्त है जुगनू जिसके पास स्कूटर है, मैं उससे स्कूटर लेकर आता हूं, उसको कहता हूं लाइए थोड़ी देर घूमने के लिए दियो, वो उसने दे दिया और मैंने जाकर बेच दिया। हाँ, आप किसी से कोई भी चीज लेकर आते हो और अगर आपने ओवर अ टाइम पीरियड तक, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने वो चीज ली है, आप उसे वापस नहीं करोगे, अगला मांगने आ जाएगा। हाँ, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है सर, कह रहा है इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ सिनेरियोस के अंदर, जैसे टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी का चश्मा, या मैं कहता हूं कि भाई वो ड्रेस जो रणबीर कपूर ने अपनी शादी पर डाली थी, मैंने कहा मुझे वही चाहिए, मुझे भी आलिया भट्ट जैसी कोई लड़की पसंद करनी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस बराबर नहीं है, वैसा कुछ और बना देते हैं। मैंने कहा ना भाई, वही डाल के मैं रणबीर कपूर दिख सकता हूं, वरना मैं तो बहुत ही बुरा दिखता हूं। ओके, है ना? ऐसे ही रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंजंक्शन, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करने वाले हैं। कह रहा सर पहले आ जाते हैं प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग दोनों सिनेरियोज में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल। थोड़ा ध्यान से समझना, इसलिए मैंने इमेजेस अपने आप ही बहुत बहुत कम लगाई हैं, ना बराबर, ताकि आप और अच्छे से समझो। क्या मैं कहता हूं ये इंसान है, ये इंसान कौन है? इसका नाम है इसका नाम है मटरू। मटरू, मटरू का एक घर है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, छोटा ही सही। यार मटरू के सामने, मटरू के घर के सामने एक घर है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, मटरू को जबरदस्ती उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा क्या? यस, विदाउट हिज कंसेंट, बिना इसकी कंसेंट के। भाई आपने घर बेच दिया, समझ में आता है सर, जैसे गुंडे बदमाश आके खाली करवा देते हैं। हाँ, विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट, अब बहुत बार तो लॉ भी ऐसा करता है, आपको कहता है जी खाली करना पड़ेगा भाई साहब, यहां तो हाईवे बनेगा। विदाउट हिज कंसेंट, जिस चीज के पोजेशन में भी है, तो कह रहा सर ये लोग आके क्या करते हैं, इसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या फिर इसका पोजेशन टेक ऑफ कर देते हैं, इसका पोजेशन इससे छीनकर खुद ले लेते हैं। कह रहा ओ, अब पोजेशन टेकन,
अवे। सर ऐसा तो किराएदार का भी रहता है ना। अरे अगली बात तो सुनो। अब ये जो मटरू है, मटरू क्या कर सकता है? मटरू को बोला गया भाई कोई बात नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है, तू केस फाइल कर, तू सूट फाइल कर फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। ऐसा क्या कह रहा है? यस, कह रहा है रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए तू सीधा कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब कोर्ट में जाकर अगर केस फाइल करेगा तो फंडे को समझना कब कर सकता है। कह रहा सर अब ये दो बातें होंगी। कह रहा आप चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जाना केस फाइल करने विद इन 6 मंथ्स। जब ये पोजीशन टेक अवे हो गया, जब आपको डिस्पोज ऑफ किया गया, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर चले जाना। कह रहा दो बातों का ध्यान रखना, नो सूट। पहली बात, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर सरकार ने किसी प्रोजेक्ट के चलते आपको बाहर कर दिया, कहते ना हमारी जमीन तो जी सरकारी प्रोजेक्ट में आ गई, अब मुआवजा मिलेगा, गांव के लोग बड़े खुश होते, अरे हमारे इसके तो 10 किले आ गए, वहां करोड़ों रुपए मिलेगा इसको। अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। कह रहा इन सिनेरियोज में केस नहीं होगा सर, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। कह रहा इसमें ना केस होता है, ना रिव्यू होता है, ना कुछ। अब यही इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको स्ट्रेट अवे बता दिया है, बता दिया आपने, यही एक्सप्लेन करा पीछे। हाँ, अब इसी चीज को लेकर मैं क्या करता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी पर आ जाता हूं, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैंने क्या करा, मैंने ऐसा मान लेते हैं कि ये एक और मेरा दोस्त है, इसका नाम है टमाटर। क्या नाम है इसका? टमाटर। तो बेटा टमाटर ने क्या करा, टमाटर ने हमारे घर के पास में एक बदमाश है, इसका इसका नाम है गुड्डू बदमाश। गुड्डू बदमाश के पास अपनी बाइक को गिरवी रख दिया, बाइक को क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, और गुड्डू बदमाश से इसके बदले में 50,000 रुपए ले लिए। बाइक किसके पास है? गुड्डू बदमाश के पास है। देखा ठीक है। इसने बोला गुड्डू बदमाश ने तेरे पास 3 महीने का टाइम है फॉर लोन रीपेमेंट। ठीक है। पर इतने में ही गुड्डू बदमाश को क्या दिखता है कि भाई कोई एक बंदा इसके पास आता है और आकर कहता है यार ये टमाटर ने बाइक दी है, टमाटर की जगह यहां पे कौन आता है? आलू। आलू आके कहता है, और गुड्डू बदमाश आलू को सीधा सीधा इसकी बाइक सेल कर देता है। सर कब करी होगी? जब टमाटर ने पैसे नहीं दिए होंगे? नहीं, बिफोर 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले पहले भाई ने इसे बाइक सेल कर दी। अब ये टमाटर तो रोएगा बेचारा कि मैं तुझे बाइक देकर गया था, 50,000 रुपए लेकर गया था, मैं पैसे वापस तो कर रहा था, आके तूने मेरी बाइक क्यों बेच दी? कह रहा हाँ। कह रहा अब यही बात होती है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की। कह रहा अब सेक्शन 7 कहता है जो भी इंसान इंटाइटल्ड है फॉर पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है, जैसा सीपीसी में लिखा है। तो टमाटर क्या कर सकता है? सेक्शन 7 के अंदर प्रोसीड कर सकता है। ठीक है सर। सर सेक्शन 7 में और 8 में क्या होता है बता रहा हूं, 8 में भी क्या होता है। यार अब बहुत बार क्या होता है कि आप ये देखोगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मालिक नहीं है, पर फिर भी प्रॉपर्टी डिलीवर कर देते हैं टू द पीपल फॉर इमीडिएट पोजेशन। अगर मैं शोरूम पर जाता हूं तो वहां पर, ठीक है, अगर मैं शोरूम पर जाता हूं, देखो मुझे अभी जरूरत लग रही है जैसे कि मैं एक, मेरे पास एक स्कूटी होनी चाहिए यार, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है। सर साइकिल ले लो, साइकिल है, और गर्मी भी तो बहुत है तो मैंने सोचा कि मैं एक स्कूटी ले लेता हूं। अब मैं स्कूटी खरीदने जा रहा हूं अगर एक शोरूम पर, ठीक है, तो क्या मुझे वहां पर मालिक मिलेगा? नहीं सर। हल्दीराम पे अगर जाता हूं तो क्या हल्दीराम का मालिक मिलता है? नहीं सर। तो फिर कौन मिलता है? सर वहां पर आपको उनके एजेंट मिलते हैं। यस। तो लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन हु इज नॉट द ओनर, पर वो सामने वाले को पोजेशन दे देता है, मालिक नहीं है पर फिर भी सामने वाले को सामान बेच देता है कि ये लो भाई साहब आप रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ऐसे में क्या होगा? कह रहा सर मतलब ही इज नॉट द ओनर बट ही कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन, जिसको भी सामान चाहिए वो वहां से आकर ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा अब एक बात को समझो। कह रहा ये कब कब होगा? मैंने कहा ये 4 सिनेरियोज के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। 4 सिनेरियो में, यस, जहां पर थिंग इज हेल्ड बाय एजेंट
और ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ। सर एजेंट क्या होता है? जैसे प्रिंसिपल एजेंट की बात होती है। ट्रस्टी क्या होता है? जिसको भरोसे पे आप कोई भी सामान देकर आ जाते हो, इज नोन एज ट्रस्टी। ठीक है, कह रहा अब दूसरी बात, कह रहा अगला सिनेरियो, कह रहा सर कंपनसेशन जो पैसे में है ना, कंपनसेशन इन मनी कैन नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। अब कह रहा सर देखो सामने वाले ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो भी ऐसे जैसे गांधी जी का चश्मा, एंटीक, कोई बहुत शानदार मजनू भाई की पेंटिंग, ऐसा कुछ उठाकर दे दिया, तो कह रहे सर ऐसी चीज जिसपे आप कह सकते हो सर पैसा तो एक साइड पे है, पैसा पूर्ति कर ही नहीं सकता इन चीजों की, इन चीजों से बिल्कुल भी बराबरी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा क्या सर। अब दूसरी बात, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द लॉस। अब जहां पर लॉस का पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा बीच में कितना लॉस हो सकता है। आपने परमाणु बम होता है वो दे दिया किसी, वैसे तो अलाउड नहीं है पर बेकार सा एग्जांपल है, पर फिर भी अब क्या है, लॉस कितना होगा कितना नहीं किसी को भी अंदाजा नहीं है। या तो फिर पोजेशन हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड बाय प्लेंटिफ। ऐसा क्या सर? तो ये सारे सिनेरियोज के अंदर कह रहा सर तो अब सामान डिलीवर तो कर दिया, पर करें क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जिस भी इंसान को हमने डिलीवर कर दिया, द पर्सन ऑन द आइदर साइड जिसको डिलीवर हो गया है उससे वापस मंगवा लेंगे। अच्छा, डिलीवर कर दिया ना आपने इस इंसान को, ही विल बी कंपेल्ड टू डिलीवर बैक। ऐसा क्या? जी हाँ, इसको स्ट्रेट अवे कंपेल करेंगे कि ना भाई हमारा सामान है वापस कर, और इसे वापस भी करना पड़ेगा इन सिनेरियोज के अंदर। कह रहा ठीक है सर, पहले वाले में क्या गलती है? देखो आपने डिलीवर तो कर दी पर आप मालिक नहीं थे, इसीलिए यहां पर ये गलती है। मैं कहता हूं एजेंट या ट्रस्टी के पास ये अथॉरिटीज नहीं थी कभी, तो इसीलिए गलती है। विदाउट अथॉरिटी ऐसा लिख लो। तो जो भी मैंने लिखा वो फिर से यहां पर लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। क्या सर अब बात आती है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट अवे सेक्शन नंबर 12। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर मैंने पहले भी बताया, जैसे डैमेजेस पूरे नहीं हो रहे पर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं कि कोई बच्चा है वो कहता है कि सर आपने पूरे कोर्स की फीस ली है बट बीच में ये 2 चैप्टर तो है नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा 20% पैसा वापस ले ले। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे यार 20% में मेरे को बाकी के सब्जेक्ट थोड़ी दे देगा कोई, मेरे को तो वह पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। हाँ, और जो मेरा इतना टाइम आपके साथ वेस्ट हुआ उसका क्या? ओ ऐसा कभी होगा नहीं क्या, पर फिर भी अब आप क्या कहोगे कि यार मेरे को तो सारे पैसे वापस कर, ये क्या कर रहा है? हाँ, तो कह रहा है यही 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 सारे फंडे हैं सर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाएगी। कह रहा है अब पर कुछ सिनेरियोज के अंदर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। कह रहा है कोर्ट हमेशा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देता है, कुछ सिनेरियोज में मना कर देगा। कह रहा है कौन कौन से सिनेरियोज में? अगर मैं बहुत इजी बातें 3 तरीके से लिखूं तो और डिटेल में हमारे पास लिखी भी हुई है। सबसे पहली बात, आपको क्या होने वाला है, आपका पार्टली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सर पार्टली परफॉर्म्ड, यस, आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो दूध की बात हुई थी, 500 लीटर्स आपको पे कर दिया गया है और 500 लीटर्स आपको पे, 500 लीटर्स डिलीवर हो गया है, 500 लीटर्स डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, या चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं। पार्टली परफॉर्म के अंदर यहां जो ये बात कर रहा है, देखो क्योंकि खतरनाक लैंग्वेज इसने यहां पर लिखी, लिखी लैंग्वेज, हाँ लिखी। अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करता हूं तो सामने वाले के पास आप जाते हो, आप उसे कहते हो कि भाई घर बेच दे, ये घर है पूरा का पूरा, इस पूरे घर की डील होती है, ये मुझे सेल कर दे,
ये इंसान कहता है कि चलो मैं आपको ये पूरी बिल्डिंग सेल कर देता हूँ, क्योंकि इसने भी वो गाना सुना है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। यार ये बायर है, सेल करने की बात होती है, इसके अंदर 10 फ्लोर है, इस बात पे होती है, और सेल करता है ये सिर्फ 9 फ्लोर्स। कह रहा यार एक फ्लोर मेरा नहीं है। ओ ऐसा क्या? ये कह रहा है अब ये बायर तो बेचारा जो बिल्डर है, बॉब द बिल्डर, करके दिखाएंगे। बॉब तो रो रहा है, कह रहा यार तू मेरे को तो पूरी बिल्डिंग तोड़ के बनानी है, तू ये क्या कर रहा है भाई? कह रहा हाँ। कह रहा अब इसके पास दो तरीके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्म हो चुका है, ठीक है, जो परफॉर्म हो गया उसके पैसे तो दे दिए हमने, जो परफॉर्म हो गया ठीक है, जो परफॉर्म नहीं हुआ उसके अंदर क्या कर? कह रहा सर कंपनसेशन दे दे, प्राइस रिटर्न कर दे हमारे को, या तो हमारे को इस फ्लोर का जो पैसा है वो वापस कर दे, नहीं तो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम वापस कर देंगे तेरे। कह रहा ओ ऐसा क्या? यस। कह रहा भाई या तो ये ऊपर का एक फ्लोर दे, या तो फिर हमारे को इसके पैसे वापस कर, यही हो सकता है। हाँ तो सर अगर उसको बिल्डिंग ली है इस बॉब ने और इसको पूरी तोड़ के बनानी है, तब तो सिनेरियो अलग, तब तो पूरा का पूरा फंडा ही अलग हो। ठीक है, अब यहां पर बात होती है छोटी सी, ठीक है, यहां पर बात होती है छोटी सी, अगले सिनेरियो में बात ही पलट जाती है। अगले सिनेरियो में ये क्या कहता है, जहां पर पार्टी जो है पूरा का पूरा पार्ट ही परफॉर्म अन द पार्ट विच इज लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड। ऐसा क्या? यस। अब यहां पर क्या होता है, आप बात करते हो, चलो बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, 100 बीघा, क्या बीघा सर? 100 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, इसकी बात होती है। अब 100 बीघा जमीन के अंदर यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे सर यहां पे पता चलता है कि 50 बीघा ही इसके हैं। 50 बीघा किसके हैं? क्या नाम है इसका? चमेली के हैं। 50 बीघा किसी और के हैं। 100 बीघा जमीन की बात हुई थी। हाँ अब क्या करें सर? और अल्टीमेटली ये जो 50 बीघा है, मैं कहता हूं ये बीच की मेन जो जमीन है ये हमारे को चाहिए थी, इसके आसपास का ये जो 50 बीघा है हमारे को बीच में सेंटर वाला लैंड चाहिए था। मैं कहता हूं ये 50 है और ये 50 है, ये बीच वाला जो 50 है दिस इज सब्सटैंशियल पार्ट, ये सब्सटैंशियल पार्ट है सर। अब क्या करूं? इसके चलते तो मैं बाकी चीजों के पैसे दे रहा था कि चल कोई बात नहीं, इस पेन पार्ट को खरीदने के लिए बाकी का बचा हुआ 50 भी खरीद लेंगे। कुछ चीजें आप केले खरीदना चाहते हो, छिलके नहीं खरीदना चाहते, पर बिना छिलके के केले नहीं मिलेंगे, तो आपने क्या करा? सब्सटैंशियल पार्ट का पैसा दे दिया। आप घर खरीदते हो, उसमें गार्डन है, आप गार्डन नहीं खरीद रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, पर गार्डन जो है, अब वो बंदा कहता है जी मेरे पास तो सिर्फ गार्डन है, घर तो किसी और का है। तो अब क्या करें भाई? चमेली ने तो 50 बीघा सेल करने के लिए बोला था। अब ये खरीद कौन रहा था? यहां पर खरीद रही थी जलेबी। अब जलेबी के पास दो ऑप्शन है, जलेबी के पास स्ट्रेट अवे दो ऑप्शन है। जलेबी सीधा से ये कह सकती है कि भाई सीधी सी बात है कि भाई मेरे को नहीं पता, जलेबी कैन डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मुझे नहीं पता, तेरी मेरी 1 लाख की बात हुई थी, इसमें से पूरे के पूरे 100 बीघा मुझे ही चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा तो सारा काम खराब हो जाएगा। बात हुई थी 100 बीघा जमीन की, अब इसके ऊपर हमारे को भाई क्या करनी है? मशीन लगानी है। कौन सी मशीन लगानी है? वही वाली नोट छापड़ की मशीन, बोला बाबा दे दे नोट छापड़ की मशीन, मेरे को वो लगानी है। और उसके चक्कर में हम तेरा बचा हुआ बेकार का 50 बीघा जमीन भी खरीद रहे थे। कह रहा सर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यस यस। तो इस सिनेरियो के अंदर मेरे दोस्त, जो यहां पर स्ट्रेट अवे बायर है, ठीक है, यहां पर स्ट्रेट अवे बायर है, ही कैन फाइल अ केस एंड द कोर्ट में डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। पार्टी इन डिफॉल्ट कौन है? चमेली। टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म। ओके सर, अब बाकी का बचा हुआ इसका है ही नहीं, लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट दोनों ऑप्शन देगा यहां पर जलेबी को
कि तुझे इसके भाई इसके पास नहीं है, इसने फ्रॉड करा है, ठीक है, तुझे इसका वाला 50 बीघा खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो भाई चमेली इसके सारे पैसे वापस कर दे जलेबी के। सिंपल सा तो फंडा है, इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं सर। अच्छा, लाइनें बड़ी खतरनाक लिखी हुई है। हाँ, pays or paid the agreed consideration reduced by consideration for the part which is left unperformed। जितना मिला है उसके पैसे दे दो ना यार, जितना नहीं मिला उसको छोड़ो। और has paid the consideration for the whole of the contract। कह रहा हाँ, कह रहा बात तो यही है, कह रहा ठीक है। कह रहा अब अगला सिनेरियो यहां पर एक और निकल कर आता है, जहां पर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विच इज टेकन बाय इटसेल्फ। कह रहे सर वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की जरूरत है, और वो सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पर है। ओ ऐसा क्या कि हम घर तो बेच रहे हैं, साथ वाली जो दुकान है वो नहीं बेच रहे हैं, घर की डील अलग हो रही है, उसके बाहर जो दुकान है उसकी डील अलग हो रही है। ओ कह रहे सर इंडिपेंडेंट फुटिंग है क्या, उसको अलग से स्पेसिफिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। कह रहे सर देखो कोर्ट देखेगा कि अब पहले वाले पार्ट पे क्या हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी है। एक घर है, ये एक बहुत बड़ा घर है, यहां पे बाहर दुकान है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट। एंड सेपरेट फुटिंग। और आपके पास ये जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ये है मेन कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट देखेगा कि भाई सिर्फ पीछे वाला आपको दिलवा दिया जाए। अब बाद में बंदा ये दुकान वाला मना कर गया, आपकी कॉलोनी में भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कहते हैं दुकान बेचने से मना कर देते हैं, फिर उसको नई दुकान दिलवाई जाती है क्योंकि वहां पे वो 20-25 साल से किराए पे बैठा है। सर हमारे यहाँ बैठा हो कोई 25 साल किराए से, बताऊंगा क्या करना है, ठीक है, बताऊंगा क्या करना है। कभी मौका मिलेगा आपको रेंट के बारे में बताने के लिए तो वहां भी बताऊंगा सिनेरियोस क्या क्या है, लॉ क्या क्या कहता है, आपके क्या राइट्स वहां पर निकल कर आते हैं यार, ठीक है। अब फंडा और आता है सर, कह रहा राइट ऑफ परचेजर, जिसने परचेज किया यानी कि बायर, या आपने लीज पर लिया है यानी कि जिसने रेंट पर लिया, या अगेंस्ट द सेलर और द लेसर। कह रहा आप तो मालिक भी नहीं हो सर। हाँ यू डोंट हैव द टाइटल, और मैं अगर आपको कहूं तो सर आपका टाइटल भी परफेक्ट नहीं है। अब क्या करें सर, अगर किसी इंसान ने आपको सामान बेच दिया, मैं कहता हूं यहां पर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इस सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा है, कह रहा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये जो बंदा है सामान बेच रहा है, पर सामान बेचने के साथ क्या हो रहा है इसको समझो। कह रहा क्या हो रहा है, मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात हो रही है, जो परचेजर है, जो लेसी है, जिसको सामान बेचा जा रहा है, जिसको सामान मिल रहा है, कह रहा उस इंसान को आपने चोरी से साइन करवा के बेच दिया, या मालिक कोई और था किराए पे किसी और ने चढ़ा दिया। एक मेरा दोस्त है उसके बराबर वाली फैक्ट्री है, उसने क्या करा वहां पे पता चला मालिक है ही नहीं, यहाँ पे रहता ही नहीं है, जमीन पता नहीं किसकी है, उसने देखा कोई बंदा बना रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको यही लगेगा कि इसी का होगा। उसने बना दिया, ऐसे 2-4 फ्लोर डाल दिए, 20-30 लाख रुपए लगे होंगे, उसको किराए पे चढ़ा दिया। 15 साल के बाद वहां का मालिक आया उस जगह पे, कह रहा यार ये जमीन तो मेरी है, कंस्ट्रक्शन किसकी है। कह रहा भाई साहब जमीन मेरी, आप कैसे किराए, आपने कैसे चढ़ा रखा है। कह रहा भाई साहब देखो 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं, जो हो गया छोड़ो, या तो पुलिस बुला लो केस कर लो। कह रहा अच्छा, कह रहा नहीं तो आपकी मर्जी है, मेरे को बोलो मैं खाली कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें किराए से ही वो बहुत पैसे कमा चुका था, पर क्या जमीन का मालिक था, नहीं सर नहीं, फॉल्सली झूठ बोल के कि मैं ही मालिक हूं, थोड़ा सा प्लॉट दे दिया किसी को कि कर ले काम, किराए पर चढ़ा दिया। ओ दिक्कत वाली बात है सर बड़ी। यार अब क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई परचेजर या कोई लेसी जिसके साथ ऐसे धोखाधड़ी हो जाती है वो क्या करे बेचारा। मैंने कहा कोई, कह रहा आपके पास ये राइट्स हैं कि आपके पास जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप कंपेल कर सकते हो उस बंदे को कि भाई चल इस कॉन्ट्रैक्ट को गुड कर, तूने नकली साइन करवा के दिए हैं, अब असली साइन भी तू ही करवा कर देगा। तेरे पास अगर फ्लोर के बीच में हाउस टैक्स पेंडिंग है, इंटरेस्ट पेंडिंग है, वो भी तू क्लियर करा के देगा, बिजली पानी भी तू क्लियर करा के देगा, जो सीढ़ियां टूटी हुई हैं वो भी तू क्लियर करा के देगा, तेरे भाई के साथ झगड़ा है वो भी तू सॉल्व करके देगा। ओ ऐसा क्या, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट को गुड करने के लिए कह सकते। ठीक है, ओ ऐसा क्या, यस।
कह रहा सर अब अगले फंडे को समझो। कह रहा कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर बहुत बार क्या होता है, जॉइंट ओनर्स का केस होता है, जॉइंट ओनर्स का, यस, एक्स और वाई। तो आपको दोनों के दोनों बंदे यहां पर चाहिए, यू नीड प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन एज वेल, बिकॉज आपकी सेल डीड बहुत जरूरी, उस बंदे की अगर प्रेजेंस नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। ऐसा क्या, यस। फिर अगले सिनेरियो पर आता हूं सर। अब एक और बात बताओ, कह रहा अगर वेंडर ने क्या करा है, कोई अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है। अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है सर, जो बैंक के लोन से फ्री है। हाँ। अगर मान लो आपने क्या करा, एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमने बैंक पे गिरवी रख दिया, ठीक है, ठीक है सर, फॉर एन अमाउंट। अब इस प्रॉपर्टी को बैंक पे गिरवी रखा हुआ था और इस प्रॉपर्टी को इन भाई साहब ने इसे बेच दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चुलबुल और इनका नाम है शर्मा जी। चुलबुल ने शर्मा जी को ये प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी है सर 10 करोड़ रुपए की, बैंक का लोन चल रहा है 50 लाख का लोन, ठीक है। अब शर्मा जी तो साफ साफ चुलबुल पांडे को बोलेंगे ना कि भाई पहले ये बैंक का लोन क्लियर कराओ। हाँ, यस, दो द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड ऑब्टेन अ वैलिड डिस्चार्ज एंड ऑल्सो कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्गेज। अगर किसी की भी स्कूटी आप खरीदते हो, बाइक आप खरीदते हो, अगर उस पर हायर परचेज है, आप सामने वाले को कंपेल करोगे कि भैया पहले ये लोन मेरे को खाली करा के दे, ऐसे नहीं लूंगा मैं। ऐसा क्या सर, हम लोग बोल सकते हैं, साफ साफ आप बोल सकते हैं, मना भी कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं लूंगा वरना। अगली बात पे आता हूं, कह रहा अब सूट अगर कहीं पर भी डिसमिस हो जाता है तो डिफेंडेंट, अगर मान लो आपकी बात कहीं पर कैंसिल हो जाती है, वो बोलता है पेंसिल, आपने बोला पेंसिल और आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कह रहा सर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग स्ट्रेट अवे एक ही चीज को मानेंगे कि आपका जो भी पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाए। ऐसा क्या, हाँ, अगर कुछ कुछ सिनेरियोज में तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी दिया है कि डबल हो जाएगा जी। ऐसा क्या, आप थोड़े से दबंग अगर हैं तो आप पढ़ा दोगे गेम को। अरे यार ऐसे कैसे भाई, ये पढ़ ले यार, मैं तो कोर्ट जा रहा हूँ सर, व्हाइट में पैसे दिए हैं तो ना, हाँ उसका साइन होते हैं, उसके ऊपर डबल दूंगा मैं। देखो अगली बात को समझो, ऐसा करना मत, कभी मजाक कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, ऐसे लड़ मत जाना किसी से, वैसे उस पर साइन होते हैं बट फिर भी कहना नहीं है भाई अपने पैसे लो चुपचाप आ जाओ, कोई बात नहीं, डील खराब हो गई होगी, भगवान कुछ अच्छा ही करने वाला है हमारे साथ। क्या ना, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे क्या है जो एनफोर्सेबल ही नहीं है, जिनको एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता है। कह रहा सर अच्छा, अब ये सारे सिनेरियोज के अंदर सेक्शन नंबर 14 आपको कहता है जहां पर हमने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली हो। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है आगे चल के बताऊंगा। कह रहा जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूस ड्यूटी की जरूरत है, और कोर्ट कह रहा है यार मैं तो सुपरवाइज नहीं कर सकता, तेरी बिल्डिंग बनती रहेगी, इसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, यार मैं पता नहीं वहां थोड़ी खड़ा रहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है डिपेंडेंट है किसी इंसान की पर्सनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। हाँ, और कोर्ट इन मामलों में एनफोर्स नहीं कर सकता। कोर्ट कहता भाई मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी बोलूंगा नाच के दिखा, जबरदस्ती थोड़ी बोलूंगा। और या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है डिटर्मिनेबल है, थोड़ा सा याद करने वाला टर्म है। यार अब देखो एक काम और करते हैं, आपने कभी ऐसा सुना है कि घर ले लिया आपने फुल्ली फर्निश्ड? ऐसा ही एक सिनेरियो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरा एक दोस्त है, मेरे उस दोस्त, सर आपके दोस्त बहुत हैं? चलो मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आमिर खान। आमिर खान आपका स्टूडेंट है? हाँ, नहीं हो सकता। आमिर खान मेरा स्टूडेंट है और आमिर खान ने क्या करा, एक मॉल के अंदर जगह ले ली। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मॉल के मालिक के साथ। उन्होंने ये बोला कि ठीक है भाई हम तुम्हारे को बदले में एक्सचेंज की जगह देंगे, ठीक है, और बदले में तुम हमारे को, ठीक है, मैं तुम्हारे यहां माल बेचूंगा, तुम मुझे जगह देना और अप्लायंसेस देना। मैंने कहा ठीक है। अब बात तो हुई नहीं, तू मेरे को जगह भी देगा, अप्लायंसेस भी देगा भाई, और मैं वहां पर माल भी बेचूंगा। मैंने कहा हाँ, क्यों, मतलब मैं क्या करूं फिर? कह रहे सर कंसिडरेशन कहां है?
कंसिडरेशन कहाँ है? कंसिडरेशन क्या, आप क्या दोगे मॉल के मालिक को? कह रहा सर ठेंगा। मैंने कहा तो कोर्ट भी तुम्हारे को कह रहा है जाओ मैं भी तुम्हें दूंगा ठेंगा। कह रहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जब आप बात करते हो तो ये कौन कौन क्लेम कर सकता है? सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्लेम करने के लिए, कोई भी पार्टी, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एनी पार्टी। उसके बाद हम लोग बात करें कि आप नहीं जा सकते, रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ एनी पार्टी हैविंग इंटरेस्ट और नॉट। सर रिप्रेजेंटेटिव मतलब लॉयर? नहीं नहीं नहीं, हैविंग इंटरेस्ट और नॉट। देखो अगर आपने अपने लॉयर को भेजा तो वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है। मुझे हाल ही में देखने को मिला कि एक जगह पर कोई केस ऐसा हुआ कि पुलिस ने अपनी पावर्स को एक्सीड करने की कोशिश करी। सर वो ऐसे कैसे हुआ? ऐसा ये हुआ कि उनको कॉल आ जाता है, पुलिस वाले आ जाते हैं, जी कल पुलिस स्टेशन आ जाओ। कह रहे जी अच्छा बताओ कंप्लेंट? कह रहे कंप्लेंट तो नहीं है, कल बुलाया आपको, साहब ने बुलाया, आ जाओ। ओह, तो उस इंसान ने बहुत ही समझदारी करी, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसने अपना लॉयर भेज दिया कि ठीक है जाओ जाके बात करो। अब क्या लॉयर, और मान लो चलो वो मैं हूं, चलो वो मैं हूं, अब मेरा लॉयर अगर वहां पर जा रहा है तो लॉयर और मेरा कोई लेना देना है क्या? नहीं, ही विल जस्ट चार्ज द फीस इटसेल्फ और काम खत्म करके आ जाएगा। हाँ, कह रहा अब चाहे उसमें इंटरेस्ट है चाहे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सब बातें निकल कर आती है। कह रहा ओके, कह रहा सर फंडे को समझो। अब ऐसे ही कोई कंपनी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जाओगे तो आपका इंटरेस्ट है ना उसमें। अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, अगर क्या मतलब मैं तो हूं यार, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं अपनी कंपनी को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पर जा रहा हूं तो कह रहा सर डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट है वहां पर। ये यस यस यस। चलो अब अगली बात पर आता हूं। कह रहे सर अगर मान लो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये सुना यार, ये बड़ा खतरनाक मैटर है, पता है? शादी में सेटलमेंट होती है सर, एलिमिनरी। हाँ भाई साहब, इस मैटर में तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है, तुम कमाते हो 10,000, लड़की कमाती होगी 1 लाख, मैं लड़की को इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करने का मतलब है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को इग्नोर करके तुम्हारे से बात करूंगा, अब तू बता कितने देगा महीने के पैसे। और जो भी आपने उसे स्टेटस प्रोवाइड करा है, मतलब ऐसा तो नहीं है जो लड़के ने लड़की को एक दिन के लिए चाहे जो भी स्टेटस प्रोवाइड करा आपने, मैं कहता हूं आपने रानी बना कर रखा, तो लॉ कहता है जिंदगी भर अब वो रानी बन के रहेगी और पैसे तू भरेगा। Oh, settlement of marriage, compromise of doubtful type, rights between families। होता है ना, कई परिवारों का झगड़ा चल रहा होता है प्रॉपर्टी को लेकर, तो कह रहे सर इस सिनेरियो में बेनिफिशियरीज भी आ सकते हैं। ऐसा क्या कह रहा है? मैंने कहा ठीक है। अब अगली बात पे, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, कॉन्ट्रैक्ट बाय टेनेंट और एक्सरसाइज और ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर, तो रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है। रिवर्जनर इन पोजेशन, जो पोजेशन वापस मांग रहा हो, रिवर्स करने के लिए कह रहा हो, रिवर्जनर इन पोजेशन और रिवर्जनर इन रिमाइंडर, दोनों ही सिनेरियोज के अंदर दोनों अलग अलग पॉइंट करके भी आप लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अच्छा सर देखो, अब चाहे कोई कंपनी है या एलएलपी है, इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है अमालगमेशन, कंपनी का कंपनी के साथ, एलएलपी का एलएलपी के साथ। कोई न्यू कंपनी बन जाती है या नया स्टेटस अब आपको नया मिल जाता है। जैसे वोडाफोन आइडिया की बात करें, ये बहुत सारी आपने देखा, एयर एशिया, एयर इंडिया, इनको मिला दिया जाता है, बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो कह रहे सर अब क्या करें? अब नई कंपनी बन गई। कह रहे सर जो नई कंपनी है, ही हैज गॉट, दिस कंपनी हैज गॉट ऑल द राइट्स, दे कैन ऑब्टेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इटसेल्फ। पुराने वाले रात गई बात गई, कह रहे सर कोई मतलब नहीं, नए वाले से बात करेंगे हम। मैं कहा ठीक है।
अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। नींद आ रही हो तो ब्रेक ले लेना मेरे दोस्त, चैप्टर जो है थोड़ा ज्यादा समझने वाला है। कह रहे देखो अभी आपने क्या देखा कि कौन कौन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले सकता है। मैं कहता हूं इन लोगों के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, सॉरी, कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। जो हमने अभी एक एक चीज लिखी यहां पर, यार सर अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी बंदे के तो अगेंस्ट मिलेगी ना, किसके अगेंस्ट मिलेगी, किसे परफॉर्म करना होगा। मैंने कहा किसके अगेंस्ट मिलेगी या नहीं ये नहीं पता, पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन लोगों के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस दे दी हो, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस आगे चल के बताओगे आप। हाँ हाँ हाँ, या तो फिर कोई क्या है जो इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग है, जो इंसान ऐसा है जिसने जो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, मे बी अनसाउंड होने की वजह से, मे बी माइनर होने की वजह से, या तो फिर उसने कोई इसेंशियल टर्म को वायलेट कर दिया है, या तो फिर उसने क्या करा है फ्रॉड कर दिया है, या तो फिर स्ट्रेट अवे उसका कुछ रिलेशन ही ऐसा सर चोरी चकारी कर दिया उसने। मैंने कहा ओके, कह रहा या तो फिर उसने ये फेल करने में, प्रूव करने में फेल हो गया कि वो हमेशा से ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए राजी था। कह रहा ओ ऐसा क्या, हाँ, ही फेल्स टू परफॉर्म दैट कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट का राजी आई मीन परफॉर्म करने के लिए राजी था। सर मैं कुछ समझा नहीं, कुछ एग्जांपल दे दो। देखो अगर मैं आपको कहता हूं पैसे की बात है, ठीक है, कह रहा अब एक फंडा सिंपल सी बात है, पैसे के अगर सिनेरियो यहां पर निकल कर आता है पेमेंट ऑफ मनी को लेकर, तो कह रहे सर अगर प्लेंटिफ ने बोला डिफेंडेंट को कि भाई कोर्ट में पैसे जमा करा दे, जो तेरे मेरे की बात है, कह रहे नहीं तब तक जमा नहीं करवाऊंगा जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा। कोर्ट में डिपॉजिट तब तक नहीं कराया जाता, कोर्ट तब तक आपको नई सिनेरियो में लाएगा जब तक कोर्ट नहीं कहेगा कि भाई पहले पैसा मेरे पास जमा करो, अपनी मर्जी से जमा नहीं करा सकते। ठीक है, कह रहे प्लेंटिफ के पास अगर उसे प्रूव करना पड़ेगा कि सर वो परफॉर्म करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करना चाहता है, पर ये करने ही नहीं दे रहा, अगर आप प्रूव कर देते हो तो क्या दिक्कत है। कह रहा आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कह रहा अब एक और चीज, कह रहा ए ने बी को बोला कि भाई चल मैं तेरे को एक काम करता हूं, मैं तेरे को जमीन बेच देता हूं, पर हमारी जमीन पर वो मैंगो के पेड़ लगे हैं जिन मैंगो के पेड़ पर कैटरीना कैफ ने भाई ये बोला था आम स्लाइस की शूटिंग हुई थी, तो इन पेड़ों को नहीं काटेगा। कह रहा है हाँ ठीक है, कह रहा अगर उसने पेड़ों को काट दिया तो उसने क्या कर दिया, ही हैज वायलेटेड एनी इसेंशियल टर्म। सिंपल सा फंडा है सर, ऐसी चीजें हो सकती हैं, असाइनमेंट में होती हैं, अगर आपने बेच दिया तो वैसे ही सारे राइट सामने वाले के हो जाते हैं। 1963 का एक्ट है यार, इतना पुराना अगर पढ़ेंगे तो आज के टाइम पे वैसे ही सिनेरियोज आगे पीछे हो जाते हैं। पर्सनल बार्स टू रिलीफ ये आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, रिपीट हो गया। अब बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ की बात नहीं करी हमने, हमने रिलीफ की बात करनी चाहिए थी हमारे को। पर्सनल बार्स टू रिलीफ इसके अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हैं, अच्छा सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो तो रिपीट हो गया। अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है क्या। देखो अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरा एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मुझे समझ में आया कि मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूं और फ्लिपकार्ट मुझे सस्ता दे रहा है आईफोन 14, मैं फ्लिपकार्ट पे जाके आईफोन 14 ऑर्डर कर देता हूं। फ्लिपकार्ट मुझे कहता है 2 दिन में आपके घर, ना 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 री, और आईफोन 14 आयो सर, फ्री नहीं, अरे किडनी इधर दर्द होता है दीदी, किडनी बिक गई है एक, है ना। अब आईफोन 14 जो मेरे घर पर आएगा यहाँ पर, कह रहा सर ये डिलीवर नहीं होता, 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन की जगह 5 दिन हो जाते हैं, डिलीवर नहीं होता, 5 दिन में भी डिलीवर नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा, सर छोड़ो इसको, अम्मा जान से ले लो। I will go to Amazon, I will go to any third party and get the contract fulfilled. आपने किसी को बुलाया कि भैया मेरे घर आकर, भाई मैंने बोला मेरे घर की बेल खराब है आके ठीक कर जाना, मैंने कहा आप आए क्यों नहीं, कह रहे बेल बजा बजा के थक गया, मैंने कहा पागल आदमी खराब थी फोन कर लेता, कह रहे बेल बजा बजा के थक गया, मैंने कहा वही तो ठीक करने आया था, अगर बज रही होती तो तेरे को क्यों बुलाता मैं। तो इन्होंने यही बोला कि सर देखो प्रोविजंस ऐसे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको कहता है कि अनलेस अदरवाइज when a contract is broken due to non performance,
ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। कह रहा सर इस सिनेरियो के अंदर द पार्टी हु सफर्स ब्रीच the party who suffers breach of contract shall have option for substituted performance of contract। ऐसा क्या? जी हाँ, स्ट्रेट अवे कह रहा पर सर ऐसा ध्यान रखना कि अगर आप Amazon पे जा रहे हो तो जो भी पार्टी है जो सफर कर रही है they have to give notice of 30 days to other party before taking up the substituted performance। कह रहा सर 30 डेज का नोटिस दे देना। सर ये Amazon वगैरह के में ऐसा करूंगा मैं, अरे Amazon के केस में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर अलग सिनेरियोज में ऐसा ही होता है क्योंकि जब करोड़ों की डील है, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तो कह रहे सर 30 डेज का नोटिस तो बनता है ना। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात ठीक है। यार अब बात को एक और समझना सर, अगर कहीं भी केस आ जाता है तो कोर्ट को ये बोला गया कि भाई अगर आपके पास केस आ रहा है सीपीसी के अंडर आएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, जैसे ही आपने समन सर्व कर दिया इसको डिस्पोज ऑफ करना मत भूलना। मैंने कहा अच्छा 12 महीने में, कह रहा प्लस 6 मंथ्स एक्सटेंशन। कह रहा 6 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन मैं आपको वैसे भी नहीं देने वाला हूं। मैं कहा बहुत बढ़िया। कह रहा सर कुछ सिनेरियोज के अंदर कोर्ट ये भी कहता है कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट कंपनसेशन भी आपको दिलवा सकता है। अब वो कंपनसेशन क्या है इसको ऐसा समझते हैं। कह रहे अब अगर वहां पर फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है जब उसको लगता है कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट और प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। कॉन्ट्रैक्ट टूट गया भाई, सामने वाले बंदे ने ना मेरे को फोन दिया, ऊपर से मान लो मेरी शादी हो गई, एनिवर्सरी थी, बीवी ने मेरे को घर के बाहर निकाल दिया, मैं सड़क पे सोया 2 रात। मेरे गए फ्लिपकार्ट वालों तुम्हें मेरी हाय लगेगी, तुम्हारे चक्कर में मच्छरों में सो रहा हूं बाहर में। 3 दिन बाहर सोया मैं सड़क पे, खाना मिला नहीं, बाहर सोया सड़क पे अलग, दोस्तों के घर रह रहा है कि तुम्हारे को पढ़ाने आया हूं, वो पता तुम्हारे को। ऐसा क्या? आप तो कहते हैं आपकी शादी नहीं। अरे ठीक है ना, एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल में इतना रोने लग जाते हो इसलिए क्या करते होगे। देखो अगली बात ये आती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब भी ग्रांट की जाती है, कह रहा दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई जस्टिस, पर अल्टीमेटली हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जहां पर कंपनसेशन आपको देने की जरूरत है तो हम देंगे। कह रहा ठीक है। कह रहा सर जब भी कंपनसेशन की बात आती है तो कोर्ट हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ध्यान रखता है कि कंपनसेशन कितना होगा कितना नहीं होगा। बहुत बार पार्टीज आपस में डिसाइड करके रखती हैं कि इस सिनेरियो में इतना कंपनसेशन होने वाला है, इतना नहीं होने वाला है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो। और कह रहा सर कंपनसेशन नहीं दूंगा कब? कह रहा जो प्लेंटिफ है अगर ये कोर्ट में आता है और कोर्ट में आके सीधा ये कहता है मेरे साथ ऐसे बुरा बुरा हुआ, कंपनसेशन क्लेम ही नहीं किया भाई ने, जब इसको चाहिए ही नहीं कंपनसेशन, ये कह रहा है सामने वाले को कंपनसेशन नहीं चाहिए मेरे को, अगर ये क्लेम ही नहीं कर रहा है कंपनसेशन तो कोर्ट कहता है जबरदस्ती थोड़ी नहीं दे दूंगा। अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड द कंपनसेशन इन हिज प्लेंट, कह रहा है कोर्ट कभी भी आपको कंपनसेशन नहीं देगा। कोर्ट ये जरूर कहेगा कि अमेंड करके ला, अमेंड द कंप्लेंट या अमेंड द प्लेंट, इसके अंदर कंपनसेशन का क्लॉज डाल के ला, क्योंकि जब तक आपने नहीं मांगा कंपनसेशन आपको मिलेगा नहीं। सर ये अमेंड करने को मैं मना कर दूंगा तो फैसला कैसे निकलेगा? कोर्ट की बात आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या? हाँ, कोर्ट आपसे अपनी बात करवा ही लेगा। कह रहा अब बहुत बार कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट आपको ये भी कह सकता है कि चलो बेटा हो गया, बहुत हो गया, छुट्टी करो इनकी। ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड, अर्नेस्ट मनी, ये सब सिनेरियोज के अंदर मैं कहता हूं चलो एक ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का, हाँ आपने एक बहुत बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया कहीं पर,
या फ्लैट क्या है यार, ये ऐसे बड़ा सा गेट है, ये आपका घर है। मैं कहता हूँ ये आपका घर है, ये गेट है, ये बीच में ये सारा आपका घर है, ये आपका गार्डन है। सर इतना गंदा, अरे इतना बढ़िया लग रहा है यार, यहाँ पे गार्डन है, ये आपकी यहाँ पे पार्किंग है, ये सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये पीछे आप सर्वेंट क्वार्टर बना लो, ठीक है। इतना बड़ा घर बना है, आप बना लो यार, कम से कम आप पास हो गए। सपने तो बड़े होने चाहिए ना बेटा, सपने बड़े हैं तो मेहनत भी ज्यादा करेंगे। मैं कहता हूँ आपने बना दिया घर, चलो 5,000 गज में। सर गांव बना रहे हैं क्या? गांव नहीं बना रहे यार, गांव इससे बड़ा होता है, कैसी बात कर रहे हैं? 5 किले में, 5 किले कहते हैं इसे, 5 किले में। क्या ना, अब यहां पर क्या होता है, अगर ये सिनेरियो अगर कहीं भी पंगा पड़ जाता है तो सर क्या होगा? मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि चलो भाई पोजेशन को लेकर ऑर्डर पास कर सकता है कि कब्जा इस इंसान को दे दो, या फिर ये भी कह सकता है कि पार्टीशन कर दिया जाए, बीच में दरार डाल दी जाए और 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एंड दोनों का पोजीशन अलग अलग हो जाए। आपने मान लो इस पूरे के पूरे 5,000 गज में से मैं कहता हूं 2,000 गज आपने सेल कर दिया, तो लॉक आएगा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने तो ये पीछे वाला सेल करा है बस। नहीं नहीं, सेपरेट पोजीशन, सेपरेट पार्टीशन, ये सब के लिए कोर्ट आपको बोल सकता है इन प्रॉपर्टी, कह रहा। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, तो फॉर रिफंड ऑफ मनी आपको कहते हैं, रिफंड ऑफ डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी। ऐसा क्या? हाँ, और अकॉर्डिंगली अगर आपको क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है तो इज रिफ्यूज्ड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यही होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके दे भाई। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर मिल गई, पैसे तो वैसे ही नहीं चाहिए ना। तेरी 2,000 गज की बात हुई थी, आप कह रहे हो इसमें से इधर से 2,000 गज काट और मुझे दे दे, इसकी बात हुई थी ना यार, इधर वाला हिस्सा मुझे दे दे, बात खत्म। जब हिस्सा दे देगा घर के अंदर तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर लॉ कहता है अगर वो करे चालाकी, अगर वो करे गड़बड़ी तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दिस इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती है तो लॉ कहता है पैसा वापस दिलवा दूंगा ना यार, टेंशन की क्या बात है। कानून में देर है पर अंधेर नहीं है मेरे दोस्त। यही चीजें यहां पर फिर से लिखी हुई है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है पर इसे आप देख सकते हैं। कह रहे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं सर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा रेक्टिफिकेशन जब आप पेपर में कुछ लिखते हो, आपसे गलती हो जाती है, इरेजर तो नहीं है तो आप उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे काट देते हो। ओ भाई इतने गंदे से मत काटो, सिर्फ एक सिंपल सी ऐसी लाइन लगा दो। बच्चे तो ऐसे ऐसे पूरा पूरा पैराग्राफ काट के आ जाते हैं। दैट शोज कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे आंसर लिखते समय। ऐसा क्या? हाँ हाँ। अच्छा एक चीज ऐसी बताओ, चलो रेक्टिफिकेशन, चलो अब आई मीन डाउन द लाइन, आज नहीं तो थोड़े टाइम बाद यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप और आई मीन एल्स यू विल गेट मैरिड। एक ऐसी चीज जो शादी से पहले किसी की भी हो सकती है पर शादी के बाद सिर्फ पति की होती है, वो क्या है? पता नहीं सर, गलती, मिस्टेक। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जिनको सॉरी बोलने की आदत नहीं है लड़कों को वैसी आदत डाल लो भाई, आदत डाल लो, सुबह दोपहर शाम। अमिताभ बच्चन साहब ने भी यही बोला कि भाई मेरी अगर मैं सुखी हूं तो उसका एक ही राज है कि मैं सुबह दोपहर शाम टाइम से सॉरी बोलता रहता हूं और सुखी रहता। कह रहा रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कह रहा सर कहीं भी गलती हो जाती है हम उसको ठीक कर लेते हैं। कह रहा ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर गलती हो जाएगी हम उसे भी ठीक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर सेक्शन नंबर 26 डील करता है, पर अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो, कह रहा सर हम लोग अगर बात करें कि फ्रॉड हो गया है और म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है, दोनों ने मिलकर ऐसी गलती करी। सर ये म्यूचुअल मिस्टेक से आपका क्या मतलब है? 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, कागजों पे आप गलती करके 20 करोड़ की दिखाते हो स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए, दोनों को पता है तो भी वैल्यू कम दिखा रहे हैं। 80 करोड़ रुपीस ब्लैक मनी है भाई। ओ ऐसा क्या? यस। कह रहा सर अब क्या होगा? मैंने कहा यार देखो, अगर मान लो पहले तो ये दो सिनेरियोज में अगर गड़बड़ होती है और थ्रू नॉट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी इंटरनल मैनेजमेंट है, ध्यान रखना इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसका प्रोसेस अपना अलग है। मेंबर बुलाओ, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बल्कि शेयर होल्डर नहीं, मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन, 3/4 ऑफ मेजोरिटी आपने पढ़ा होगा।
तो उसको पास करो तो ही सिनेरियो आगे चलेगा। कह रहा रेक्टिफिकेशन होगी कैसे? मैंने कहा देखो, या तो फिर क्या होता है, आइदर पार्टी और देयर ऑन एप्लीकेशन बाय आइदर ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज में से कोई भी आ जाए कि इस एप्लीकेशन में या इस इंस्ट्रूमेंट में ये गलती है, कॉन्ट्रैक्ट में ये गलती है, उसे ठीक करा लेते हैं, और देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा क्या? कह रहा सर अब दूसरी बात, ये अप्लाई कर देंगे और इंस्ट्रूमेंट को ठीक करा लेंगे। आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बीच में जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है क्लासेस का, वो गलती से 6 महीने की जगह 60 डेज लिख दिया गया। ऐसा क्या सर? यस, ठीक है। कह रहे सर दूसरी बात, कह रहा प्लेंटिफ क्लेम कर सकता है, कैन क्लेम रेक्टिफिकेशन इन हिज प्लेंट, यानी कि जो उसने प्लेंट का मतलब होता है जो एप्लीकेशन, जो आपने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है केस फाइल करने के लिए, कह रहा सर उसको ठीक करना है, फिर भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा डिफेंडेंट इन एनी सूट कैन आस्क फॉर द रेक्टिफिकेशन। कह रहा सर ये सभी लोग रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए कह सकते हैं कि सर ये सारी चीजों को हमें ठीक करके दिया जाए। कह रहा ठीक है जी। अब जल्दी से आते हैं रेक्टिफिकेशन को, यही जो मैंने आपको वहां पर लिख पाया ये यहां पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अब बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन सर महंगाई बड़ी हो गई है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो एक काम और करते हैं, रिसेशन में आपको 2-3 चीजें और बताता हूं। पहले तो सर ये रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के आगे सीधा उसे खत्म कर देना, पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसको नल कर देना, वॉइड एब इनिशियो कर देना। पर ध्यान रखना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मोदी साहब रात को, आप चाइना से माल मंगा रहे, मोदी साहब रात को आके कह देते हैं मित्रा बस हो गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अब ऐसा कुछ हो जाता है, सरकारी फरमान के चलते या नेचुरल कैलेमिटी के चलते कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कह रहा सर फंडा बड़ा सिंपल सा है, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होगा तो ये 2 बातें होंगी। मैं कहा ओके। कह रहा अगर रिसेशन जो है वो आता कैसे है? मैंने कहा यार देखो, अगर रिसेशन हुआ आपका, सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। रिसेशन के 2 फंडे यहां पर निकल कर आते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल हो गया, enforceable at option of one party and that is, or it is terminated by plaintiff, या चलो 1-2 सिनेरियोज और बता देता हूं। कह रहा सर या तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, रात को 8 बजे कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है जिसके चलते अब भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल और कॉजेस और कॉजेस नॉट apparent ऑन फेस, सामने नहीं दिख रहे हैं पर अंदर की चीजों को चलते हुए, अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप सामान बनाना चाह रहे थे, उसके इंग्रेडिएंट्स को सरकार ने स्ट्रेट अवे इलीगल कर दिया। अब क्या करेंगे सर? कह रहा कोई बात नहीं, और यहां पर स्ट्रेट अवे डिफेंडेंट ज्यादा ब्लेम डाल रहा है, डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम प्लेंटिफ। आप क्या करोगे सर? ये कह रहा है तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, ऐसा करे जा रहा है। ओ तो कोई बात नहीं। कह रहा अब कुछ सिनेरियोस के अंदर कोर्ट आपको स्ट्रेट अवे मना कर देगा कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में स्ट्रेट अवे रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कब? कह रहा सर अगर प्लेंटिफ कहता है लाओ मैं ठीक कर देता हूं, भाई मेरी गलती है ना, मैंने गलत सामान भेज दिया, मैंने आईफोन 14 की जगह 13 भेज दिया, कोई बात नहीं मैं ठीक कर देता हूं। ओ कह रहा सर क्योंकि जब अब क्या है, सिनेरियो बदल गया है ओइंग टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब जीएसटी सर 12% था, अब 18 हो गया है, मैं क्या कर सकता हूं? भाई सिचुएशन जो डिफेंडेंट है वो ऐसा क्या जरूर रहा है, पर अगर आप पुराने वाले सिनेरियो में लेकर जा सकते हो, जैसे बहुत बार सामान गलत डिलीवर हो जाता है, कंपनी आपको ठीक करके दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, ठीक है।
या तो थर्ड पार्टी ने, अब आपने क्या करा, आपने तो आईफोन 14 बेच दिया, मेरे पास एक आईफोन है मैंने वो बेच दिया। अब बेचने के बाद जिस पार्टी ने खरीदा उस पार्टी को तो पता ही नहीं था इस बारे में कि वो खराब है। acquired the rights in good faith without notice and for the value itself। भाई थर्ड पार्टी ने टाइम से अपने हिसाब से पैसे दिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लिया, सॉरी गुड्स खरीद लिए। अब क्या करें, कह रहे सर कोर्ट साफ साफ मना कर देगा, ठीक है। और अगर हमारे को ऐसा भी दिखता है कि इसको हम इट इज नॉट सेपरेबल, अलग नहीं कर सकते फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट साफ साफ मना कर देगा कि भाई रिसेशन नहीं हो सकता, तेरा जो रिसेशन है नहीं होगा, नो रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा सर, मतलब ये रिसेशन मना कर देगा कोर्ट की, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते इन 4 सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। और आसान बड़ा सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, ठीक है ओके। अगले फंडे पर आते हैं, रिसेशन इन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एक और फंडा यहां पर निकल कर आया है। यार सर देखो अब एक और बात है यार, अगर यहां पर मैं एक बात करता हूं, अब फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, चाहे आपने सेल करी है या लीज पर ली है, कह रहा है परचेजर और लेसी के पास जितना टाइम अलाउ किया गया, दे हैव टू पे द परचेज मनी और अदर सम जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है पे करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है और एल्स अगर आपने टाइम से पे नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड मान लिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने कहा पर करें क्या, मैंने कहा ये कोर्ट कहां से आ गया, कह रहा है बहुत बार डील के चलते आपकी डील खराब हो जाती है और कोर्ट बीच में आ जाता है। कह रहा अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया तो कोर्ट ये भी कह सकता है परचेजर को या लेसी को कि भाई एक काम करो तुम लोग, अगर तुम्हारे को पोजीशन मिल गया, आपने आधे ही पैसे दिए थे मकान के और मकान आपको मिल चुका है, ये बोला जाएगा भाई साहब खाली करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब खाली करना पड़ेगा, आपने पैसे दिए नहीं, आपको घर मिल गया, आप वहां रह रहे हो, या तो पैसे दो, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो खाली करो, ठीक है। अब इस दौरान जब तक प्रॉपर्टी आपके पास थी, मैं कहता हूं ये तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ये मैंने एक घर ले लिया, प्रॉपर्टी का पोजीशन मुझे मिल चुका है, मैंने उसे किराए पे चढ़ा दिया, कोर्ट केस चलते चलते 18 महीने हो चुके हैं। इस 18 महीने में मैंने जम के यहां से किराया खाया, किराया आता था 1 लाख पर मंथ। अब ये 1 लाख रुपए महीने का जो किराया आया ये मेरा है क्या सर, आपसे तो कोर्ट ने वापस ले ली ना प्रॉपर्टी की, आपने पैसे नहीं दिए, यस। तो ऑल द रेंट्स व्हिच हैव बीन एक्रूड इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच पोजेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय द परचेजर एंड द लेसी, जो रिस्टोरेशन हो रहा है, कह रहा सर वो सारा पैसा वेंडर या लेसर को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी सेलर है, वेंडर से मेरा मतलब यहां पर सेलर से, वेंडर मींस जो भी सेलर है उसको पैसे नहीं मिले और इस दौरान जितना किराया आया सारा उसी भाई का है। तो ऐसा क्या सर, उसी भाई का है, उसी भाई का है, बहन का है, जैसा भी हिसाब है। कह रहे सर प्रॉपर्टी इतना आसान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सिर्फ लैंग्वेज टेढ़ी होने के चलते बच्चों को लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल हो चुका है। अब बात करते हैं कैंसिलेशन की। कह रहा इंस्ट्रूमेंट कैंसिल भी हो जाता है, मैंने कहा बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। कह रहा कोई भी इंसान जिसके अगेंस्ट कोई भी रिटन ऑर्डर, रिटन इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा, उसके पास सिंपल सा एक फंडा है कि सर आपके पास मे कॉज हिम सीरियस इंजरी और स्ट्रेट अवे वो एडजस्ट कर सकता है और इट कैन गेट इट कैंसिल्ड। आपको अगर ये लगता है जो भी रिटन इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया है उसकी वजह से कोई सीरियस इंजरी आपको हो गई, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, कह रहा सर आगे जाओ और काम बढ़ाओ, सर काम बढ़ाओ, सीधा कैंसिलेशन का ऑर्डर ले आओ, ठीक है। अब कह रहा अगर इंस्ट्रूमेंट यहां पर आपने बताया इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया, हाँ इस इंस्ट्रूमेंट कैंसिलेशन के चलते अगर हमारे को कोई बेनिफिट हो गया, कह रहा वापस करना पड़ेगा सर। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द कोर्ट में रिक्वायर जो भी पार्टी को कोई भी रिलीफ मिला है वो उसे वापस करेगी एंड मे बी द बेनिफिट जो भी रिसीव आपको हुआ है यू विल मेक कंपनसेशन, क्योंकि भाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो फिर अब उसके बाद कोई भी चीज आपकी अपनी नहीं रहती। सेम चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, थोड़ा सा और आगे आपको यहां पर लेकर चलता हूं। अब आते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री पर। डिक्लेरेटरी डिक्री ये क्या होता है, जहां पर
एक डिक्री ऐसी जहां पर राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी लीगल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज जुडिशियली आइडेंटिफाइड, या कोर्ट में पूरा फैसला करने के बाद आपने किस प्रॉपर्टी पे किसका हक है, किसका हक है प्रॉपर्टी पर। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ना, अब देखना अगली बारी ना आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, सीधा इतना देखोगे समझ में आ जाएगा, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो ब्रावो टेक्निक है जो बच्चे यूज नहीं करते। ऐसा क्या मतलब सर हम ऐसा हिंदी में लिख दें यहाँ पे, हाँ सो व्हाट्स द बिग डील, क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश वर्सेस मंगीला शर्मा के अंदर यह भी कहा कि डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब क्या है। डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब है जो डिक्लेयर करती है कि राइट ऑफ डिक्री होल्डर वर्सेस जजमेंट होल्डर, कि भाई कौन सा इंसान ऐसा है किसी भी एक्ट को लेकर, किसी थिंग को लेकर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर किसका राइट है, हक किसका है, ये आपको डिक्लेरेटरी डिक्री बताती है। भाई प्रॉपर्टी की बात हो गई, कोर्ट डिक्लेयर करेगा, इट विल ओनली डिक्लेयर द राइट ऑफ द डिक्री होल्डर और द जजमेंट डेटर। कह रहे सर किसका बनता है किसका नहीं बनता, प्रॉपर्टी किसकी है, चीज किसकी है। कोर्ट कहता है ये मैं अपने आप ही डिसाइड कर दूंगा, तुम्हारे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या, हाँ सिंपल सा तो फंडा है। कोर्ट कहता है टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, मैं खुद ही फैसला करके बता दूंगा आपको कोई भी प्रॉपर्टी का लीगल कैरेक्टर। ठीक है सर, इसके लिए तो हम अपील भी कर देते हैं और आगे जाके करते तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो रिवीजन में है, वरना मैं तो चाहता हूं और बताना। सर कोर्ट कैसे बताएगा, कोर्ट इसलिए बताएगा, इस तरीके से बताएगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को आमने सामने खड़ा कर देगा। केस आया जगदीश प्रसाद पटेल डेड, जो बेचारे मर चुके थे, एंड देयर लीगल हायर्स वर्सेस शिवनाथ एंड अदर्स, 2019 में फैसला निकल कर आया। उन्होंने ये बोला प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट इन दोनों को ही आपस में फैसला करके बताना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी है किसकी। कह रहे तुम दोनों आपस में अपने अपने एविडेंसेस लेकर आओ, कोर्ट उस एविडेंस के बेस पर आपको बता देगा प्रॉपर्टी है किसकी। ओके इस केस के अंदर तो ये देखने को मिला कि भाई ना ही जगदीश प्रसाद पटेल जी के यहां से ना ही शिवनाथ जी के यहां से, दोनों के यहां से कोई भी एविडेंस नहीं देखने को मिलता है। कह रहा हाँ, कह रहा अब रेवेन्यू एंट्रीज जो भी हुई है, कह रहा अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक बंदा कह रहा है जी हाउस टैक्स मैं भर के आया हूं। कह रहा हाउस टैक्स तो कोई भी भर सकता है, हाउस टैक्स की एंट्रीज के बेसिस पर मकान आपको नहीं कर दूंगा सर, मैं प्रॉपर्टी आपकी नहीं कर दूंगा। हाउस टैक्स 3500 रुपए है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, ऐसे मैं भर देता हूं सबका हाउस टैक्स, लाओ दो 100 मकान दे दो मेरे को, मैं भी भर देता हूं। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए रेवेन्यू एंट्रीज फॉर फ्यू खातूनीज are not the proof of title and mere statement for the revenue purpose. They cannot confer any right on the party relying for them to proving the title itself. कह रहा जमीन तुम्हारी है तो प्रूव करके दिखाओ भाई, नहीं तो ये नहीं कि मैं बिजली का बिल भरता था जी, अरे बिजली का बिल भरता था गलती से मैंने भर दिया पड़ोसी का, यार मैंने कब उस दिन गलती से किसी और का बिल भर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने गलती से हमारे टेनेंट का बिल भर दिया, मान लो सर वो तो घर आपका है, चलो मैं कहता हूँ गलती से पड़ोसी का भर दिया, अब उसका घर मेरा हो गया, लाओ मेरे से भरवाओ यार मेरे से भरवाओ, लाओ किस किस का भरवाना, लाओ मैं भरवा देता हूं, है ना। सर ऐसा मत बोलो, हम सही में भरवा लेंगे। अरे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत है बेटा, अभी भरवा लो यार आपके यहाँ दिल्ली में नहीं आता होगा बिजली का बिल, पता है यहाँ कितना आता है हमारे शहर में? अरे कितना आता, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 50,000 रुपए भर के अगर किसी को मैं कहता हूँ 10 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है तो थोड़ा है क्या? लॉ कहता है रेवेन्यू स्टैम्प के चलते भाई मुझे तो मत सिखाइए, ठीक है। कह रहा सर ओके, कह रहा प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब क्या है? प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग what he is under obligation not to do so. क्या सर अब इस बात को समझते हैं। मैं आपको कहता हूं एक सिंपल सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं पीडब्ल्यू की ये टी शर्ट, पीडब्ल्यू का कॉमर्स वाला, पीडब्ल्यू का सीएस वाला, पीडब्ल्यू का दिव्य मिगलानी, कह रहा अब सर दिव्य मिगलानी आप कहीं और नहीं जाएंगे पढ़ाने, पीडब्ल्यू की टी शर्ट आपने डाल ली, आप हमारे हो चुके हैं। मैंने कहा ओ ऐसा क्या? हाँ, अब अगर मैं कहीं और पढ़ाने के लिए जाता हूं तो पीडब्ल्यू आ जाएगा वहां पर, ये क्या कर रहे हो भाई साहब,
मैंने अगर फिर भी पढ़ाया, पीडब्ल्यू क्या करेगा, प्रिवेंटिव रिलीफ का ऑर्डर लेकर आ जाएगा कोर्ट से कि भाई तुम्हारी हमारी बात हुई थी, आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे। और नाम तो बहुत जगह आता है आपका, वो सब बंद है तो अब नाम तो बहुत जगह आता है, उससे क्या होता है, कह रहा प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग, आपको ऑब्लिगेशन है सर, आप हमारे अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। ओह, कह रहा अच्छा ऐसा क्या, कह रहा इसी को हम एक इंजंक्शन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इंजंक्शन वाला किस्सा, मैं गिर गया बाइक से, मेरे को चोट लगी, उसने बोला टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। यहाँ पे चोट लगी थी मेरे को, अब तो खैर ठीक हो गई है, मेरे को चोट लगी थी। तो अब क्या होता है, वो कहता है भाई टेटनस का इंजेक्शन लगवा दो, वो ना सारा का सारा इन्फेक्शन रोक लेता है। मैंने कहा इंजंक्शन, कह रहा इंजेक्शन का जैसा ही है, सामने वाले इंसान को रोकना, ठीक है। तो कह रहा सर प्रिवेंटिव रिलीफ जो है ना, ये इंजेक्शन के अंडर ही आपको मिलता है, इट इज ग्रांटेड अंडर इंजेक्शन। ऐसा क्या, जी हाँ। अब चलते हैं आगे, कह रहा इंजंक्शन है क्या, मैंने कहा इंजंक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जैसे अगर मैं आपको कहूं, आपको कोई सिंगर पसंद है, सर हनी सिंह, सर हनी सिंह वापस, हनी पाजी क्या गाना गाते हैं सर, वापस आ गए, है ना, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है। ऐसे कोई बहुत, देखो जिंदगी में आसान नहीं होता गिरने के बाद वापस उठकर आना। अगर आप गिरे हो उसके बाद उठ के आप वापस आ रहे हो, तो मतलब सच में आप में दम है। तो मेरे दोस्त जिंदगी में गिरते सब हैं, हारते बहुत लोग हारते हैं यार, बहुत बार हारते हैं, पर जब आप उठ के वापस खड़े होते हो, वो ही बताता है कि आप में दम है। बहुत सारे बच्चे, ऐसा होता है यार हमारे, देखो कोर्सेज की खास बात है ये सीए सीएस सीएमए वालों की, खास बात क्या है कि बच्चा 5% 10% ही पास होगा, अब तो 10% भी मुश्किल हो जाता है। पर जो बच्चा दोबारा से खड़ा हुआ, दोबारा से पढ़ा, दोबारा से उसने पेपर दिया, हीरो वो है। हीरो वो नहीं है जो एक बार फेल हो गया और कहता है यार मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ देता हूं। ऐसे तो कितने चैलेंजेस आएंगे, न जाने कितनी बातें होंगी, क्या छोड़ देगा। बचपन में साइकिल चलाते थे, छोड़ दी क्या, गिर गए, नहीं, आज परफेक्ट चलाते हो ना। ऐसे ही होती है लाइफ। स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट की खैर बात करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट, फॉरबिडिंग कमीशन ऑफ wrong or continuance of wrong course of action। ऐसा क्या, यस, ऑलरेडी बिगिन। कह रहा सर जो काम करने, अब जैसे मैंने हनी सिंह को असाइन कर लिया कि आप सिर्फ मेरे लिए गाएंगे, मेरे अलावा किसी और के लिए नहीं गाएंगे, ऐसा क्या, हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर सर हम इसे ये भी कह सकते हैं कुछ सिनेरियोज में, मैंडेटरी इंजंक्शन। अगर काम शुरू हो चुका है, हनी पाजी ने किसी और के लिए गाना शुरू कर दिया, तो मैंडेटरी इंजंक्शन। पहले ही जाकर मैं ऑर्डर ले आता हूं, प्रिवेंटिव इंजंक्शन। सर ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारे को, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ सर, हमारे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अब आपने इंजंक्शन की बात करी, ये सब चीजें मैंने यहां पर लिख दी, ये लो, जो मेरी हैंड राइटिंग जिनको अच्छी अच्छी लगती है, जिनको बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए मैंने लिख दिया और यहां एक्सप्लेन कर दिया। सर इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक ही तो है, नहीं 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 नहीं। इंजंक्शन में आप किसी को रोकते हो, नेगेटिव एक्ट है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो कि काम करके दे। इंजंक्शन में रोक रहे हो कि ना भाई ऐसा नहीं करना, हनी पाजी किसी और के लिए नहीं, है ना। खुले 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 करके कोई गाना भी आया था, मुझे याद भी है अभी, पर यार मैंने सुना है गाना वाना गा दो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते। हाँ, दूध से बदामी जो है रंग जटी है, ऐसा करके कोई गाना भी आया, खैर कोई बात नहीं, लाइव क्लासेस में बात करेंगे इस बारे में। गाने से भी पढ़ा देते हो सर, अरे बहुत कुछ कर देता हूँ, अभी तो बस मैं अभी रिकवर होके आया, वरना फिर देखते तुम लोग, ऐसा क्या। अब क्या सर प्रिवेंटिव रिलीफ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, मैंने कहा इट इज स्ट्रेट अवे एक जुडिशियल प्रोसेस जिसमें एक इंसान ने इन्वेड कर दिया या अपनी राइट्स को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है। आप कोर्ट जाते हो उसको मना करने के लिए, रेस्ट्रेन करने के लिए कि भाई गलत काम नहीं करना। प्रिवेंटिव रिलीफ का सबसे कॉमन, जैसे कोई भी बीमार होता है, क्रोसिन खा लो, है ना, पैरासिटामोल खा लो, ऐसे ही प्रिवेंटिव रिलीफ में सबसे आसान तरीका,
सबसे मोस्ट कॉमन तरीका जो है दैट इज इंजंक्शन। इसको मार्क कर लेना, ये हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले। ओ ऐसा क्या? जी हाँ। यार अब इंजंक्शन में होता क्या है, मैंने कहा इंजंक्शन में आती हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली बात जुडिशियल प्रोसेस टू रेस्ट्रेन और प्रिवेंट। क्या हो रहा है, इंजंक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो इन्फेक्शन रुक जाता है। हाँ, और एक्ट इज रेस्ट्रेन्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट। सामने वाले इंसान को कोई भी एक रॉन्गफुल एक्ट करने से हम रोक देते हैं। कह रहे ठीक है सर। कह रहा अब हमने 2 बातें करी यहां पर। कह रहे सर एक होता है हमारे पास टेम्परेरी इंजंक्शन और एक होता है हमारे पास परपेचुअल इंजंक्शन। मैंने कहा परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए? कहता नहीं नहीं नहीं, कह रहा एक स्पेसिफिक टाइम तक की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेरी इंजंक्शन है। ओके, स्पेसिफिक टाइम या तो फिर अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए हमने आपको प्रिवेंटिव वाला दे दिया। परपेचुअल इंजंक्शन का क्या मतलब है? कह रहा स्ट्रेट अवे जहां पर हमने केस के हमने बोला कि ठीक है भाई अभी हियरिंग्स चल रही हैं, कोर्ट का केस आएगा उस हिसाब से फैसला ले लेंगे। मैंने कहा ओ टाइम पीरियड नहीं बताया ना। कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड। जब आपकी डिक्री आएगी फाइनल तब बात करेंगे। जैसे भी कोई स्पेसिफिक टाइम लगा दिया 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए या अगली हियरिंग तक के लिए, क्या सर चलता है। बट यहां पर सीधा बोला कि भाई कोर्ट का फैसला आएगा तब की तब देखेंगे। ओह ऐसा क्या? यस ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मैंने हनी सिंह को बोल दिया, मैंने कहा पाजी आप सिर्फ हमारे लिए गाना गाएंगे आगे से, अब बीच में पता चलता है वो कहीं और गाना गा रहे हैं। या मैंने अपने घर में क्या करा, दिवाली आ रही है पेंट करा लेते हैं, ये पीछे की दीवारें हैं ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर को हटा के पेंट करा लेते हैं इसको। तो मैंने बंदे को बोला, मैंने कहा इसको पेंट कर दे, कौन सा करा लूं? आपने कहा ऑरेंज कलर करा लो सर। ठीक है ऑरेंज कलर करा देते हैं जी, हमारे तिरंगे झंडे पे भी ऑरेंज कलर है, इसको ऑरेंज कलर करा देते हैं सारे के सारे, पीछे वाली सारी दीवारें हैं ना ऑरेंज कर देते हैं सारी। अब मैंने पेंटर को बोला, मैं कहा जब तू मेरे यहाँ काम कर रहा है किसी और के यहाँ काम नहीं करेगा, 3 दिन के अंदर काम खत्म करेगा और चला जाएगा। मैं कहा बच्चों की पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूं किसी और के यहाँ काम कर रहा है। अब मैं स्पेसिफिक ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगू या इंजंक्शन? सर इंजंक्शन, उसको रोको कहीं और काम करने से पहले आपको काम करके देगा। शाबाश शाबाश। कह रहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा से ही परफॉर्मेंस को कंपेल करती है, पर वेराज जो इंजंक्शन है वो हमेशा से ही वायलेशन ऑफ नेगेटिव ड्यूटी की बात करता है। अच्छा ऐसा क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है और जो आपके पास यू कॉल इट एज इंजंक्शन जो है ये डील करता है आपका इक्विटेबल सब्जेक्ट्स ऑफ इक्विटेबल नेचर से। ओ ऐसा क्या? कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाओगे, अगर नेगेटिव है तो रिलीफ फॉर इंजंक्शन में जाओगे कि जी हमारे को बचाओ बचाओ बचाओ। ओ ऐसा क्या? जी हाँ। अब परपेचुअल इंजंक्शन कब कब मिल सकता है? कह रहा परपेचुअल इंजंक्शन के लिए सर हमने क्या किया है कि हमने कुछ बातों को यहां पर लेकर आए। मैंने कहा वो कुछ बातें क्या है? कह रहा देखो सर 4 बातों में आपको परपेचुअल, द कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। वो क्या? जब डिफेंडेंट इज स्ट्रेट अवे ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है फॉर एक्चुअल डैमेज कितना होगा कितना नहीं होगा। अगर आप हमारे को छोड़ के कहीं और गाना गा रहे हो हनी पाजी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा क्या? हाँ कह रहा कंपनसेशन आपने जो हमारे को पैसे में दे दिया वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, और इंजंक्शन इसलिए जरूरी है वरना बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। तो इन 4 केसेस के अंदर बढ़िया क्वेश्चन जहां बन रहा है बिल्कुल सीधा सा आसान सा तरीका। कह रहा सर बढ़िया है क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है बढ़िया है क्या दिक्कत है, तो चलते हैं आगे। कह रहा अब मैं आपको लेकर आता हूं एक और टॉपिक पर। एक और टॉपिक क्या कहता है? ये सारे सिनेरियोज के अंदर इंजंक्शन नहीं मिलेगा, इन सब सिनेरियोज में इंजंक्शन नहीं देगा कोर्ट को। कहता है ना इंजंक्शन नहीं दूंगा, मना कर दूंगा। अब मान लो कोई इंसान कहता है कि भाई ठीक है मैं तेरे पे केस कर रहा हूं, आप कोर्ट जाके ऑर्डर ले आओगे, इसको बोलो मेरे पे केस ना करो, इसने मेरे पे केस कर रखा है इसको रोको। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, उसका राइट है, उसका हक है आप पे केस करने का। यस, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। कह रहा अब कोई भी इंसान आपके यहां नहीं आ रहा, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी पर जा रहा है, कोई क्रिमिनल मैटर को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा है, कह रहा उसके जुडिशियल राइट्स हैं अपने, आप उसे मना नहीं कर सकते। कोई इंसान ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए, स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने के लिए, कह रहा सर वो चला गया कि चाहो भाई मैं कोर्ट जाता हूं तो ऐसे कैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, मैं अभी कानून के पास जाता हूं। कह रहा अब ऑन द ग्राउंड ऑफ नोइसेंस
तो उसने क्या करा, ही वॉज स्ट्रेट अवे क्लियर, कह रहा उस न्यूसेंस को क्लियर करने के लिए, न्यूसेंस सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, इसको तंग कर रहा है, पैसे ले लिए, सामान नहीं दे रहा है, सामान दे दिया तो पैसे नहीं दे रहा है, कह रहा क्या हो रहा है यार, ये भाई पैसे आप दे रहे हो तो उल्टे सीधे रेट मांग रहा है, सामान दे दिया तो सामान खराब है, कह रहा किसी भी तरीके से बिजनेस रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा कमिटिंग अ ब्रीच इन विच प्लेंटिफ हैज एक्विजाइज्ड, कह रहा अगली बात पे आओ सर, मैं कहा अगली बात पे आता हूं, ऐसे पॉइंट्स तो इतने सारे हैं पर कितने याद करोगे, कह रहे सर जहां पर बहुत बार प्लेंटिफ या उसके एजेंट के चलते आप क्या कर रहे हो, उसको डिसएंटाइटल कर रहे हो, जहां पर प्लेंटिफ का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, कह रहा ऐसा क्या, यस इंजंक्शन नहीं दूंगा, आप कह रहे हो यार आपका कोई पर्सनल लेना देना भी नहीं है, कह रहा भाई फिर किस बात का मैटर, फिर किस बात की चीज है, हाँ अच्छा। अब इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज इसके अलावा आपको गिवन है शेड्यूल के अंदर, अभी कुछ इमेजेस में नहीं लगा पाया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगली क्लास में बहुत सारी इमेजेस, बहुत मजेदार किस्से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी एक काम करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं कि आपके पेपर में स्पेसिफिक रिलीफ को लेकर क्या क्या आया हुआ है। ऐसा क्या सर, स्पेसिफिक रिलीफ जो है ना यार, बढ़िया चैप्टर है पता है, ओल्ड सिलेबस में नहीं था स्पेसिफिक रिलीफ, नहीं था, लिमिटेशन तो है सर, कोई बात नहीं इकट्ठा बता देना, लिमिटेशन 4 से 8 मार्क्स, ये भी 4 से 8 मार्क्स आएगा ही आएगा बेटा, हर एक चैप्टर जो भी है 3-4 नंबर आपको देकर ही जाता है। तो जो बच्चे वो बहुत बड़ा सा एक मैसेज देखकर मेरे पास आए हैं, एक बड़ा सा मैसेज जिसमें सारी डिटेल्स हैं, सारी वीडियोस को अपने पास इकट्ठा करके रखो, बहुत बार आप कोई चैप्टर भूल जाते हो तो वो आपको काम आएगा, ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चलो फटाफट से अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। सर लिमिटेशन एक्ट, हाँ यार ये एक्ट बड़ा जरूरी था, वरना क्या होता था ना, मेरा एक दोस्त है वो पता है सबको क्या बोलता रहता है, वो ये कहता रहता है यार ये पूरी दिल्ली मेरे दादा की है, यार मैंने कहा तेरे दादा का है, कह रहा उनको तो अब एक्सपायर हुए 15 साल हो गए, मैंने कहा अच्छा अच्छा, कह रहा तेरे को नहीं पता वरना ये पूरी दिल्ली हमारी है, जहां पे तुम रह रहे हो वो भी हमारा है, जहां पे लाल किला वो भी हमारा है, मैंने कहा अच्छा। ऐसे ही है भाई, एक दिन कोर्ट पहुंच गया, कहता जी लाल किले पे जो जमीन है ना वो हमारी है, कोर्ट ने कहा अच्छा अच्छा, कह रहा मेरे दादाजी ने बताया था, कह रहा सबूत है, कह रहा अगर मान लो लाल किले वाली जमीन तुम्हारी है, सरकार ने खरीद भी ली थी तुम्हारे से, ठीक है, तुम कह रहे हो सरकार ने पैसे नहीं दिए थे, कोई सबूत है, कह रहा सबूत तो नहीं है, कह रहा भाई और एक बात बता, लाल किला बने इतने पुराने इतने साल हो गए, तेरे को आज याद आ रहा है, होता ना कई लोग लेट हो जाते हैं, लेट नहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो अब सर बात यही है, लिमिटेशन एक्ट प्ले में आया, लिमिटेशन एक्ट ने आकर ये बोला कि जैसे आपका रिचार्ज का टाइम होता है 84 डेज का, कह रहे मैं बताऊंगा कौन से केस को कितने टाइम में आप फाइल कर सकते हो, कोई बंदा आपके पैसे लेके भाग गया, आप 20 साल के बाद जाके उस पर केस फाइल कर रहे हो, कह रहा है ऐसा तो कतई नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट ने अलग अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताए कि आप कि अगर आप कोई भी केस फाइल करने जाते हो, कोई भी पिटीशन फाइल करने जाते हो तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है। ऐसा क्या सर, जी हाँ, तो लिमिटेशन एक्ट प्ले में आया, लिमिटेशन एक्ट 1963। ओह क्या हो रहा है यार मेरे को गले में, क्या हो रहा है सर, ये तो आप बताओगे, पता नहीं क्या हो रहा है। लिमिटेशन एक्ट प्ले में आया और लिमिटेशन एक्ट के आते ही इसने हमारे को बहुत सारी चीजें बताई। वो बहुत सारी चीजें क्या थी, जैसे कि किसी पे आपको केस फाइल करना है, कहीं पर कोई पिटीशन फाइल करनी है, कहीं पर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें लिमिटेशन एक्ट बताता है। कोई आप अगर मान लो, जैसे मैं कहता हूं बचपन में मेरे को किसी ने बोल दिया कि यार तू तो चोर है या तू तो गधा है, मुझे आज जाके पता चला 20 साल बाद कि भाई गधे का मतलब होता है डोंकी, मैंने कहा मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं कभी तेरे को बताता हूं, कोर्ट में गया, मैंने कहा इसने मेरे को बचपन में गधा बोला था, कोर्ट कहेगा तू सही में गधा है, इतने साल बाद तुझे याद आ रहा है क्या। हाँ, तो यहां पर साफ साफ बात आई, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 में उन्होंने ये बताया कि सर लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ रेमेडी इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान लो आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है आपका राइट खत्म हो गया,
आपके पास जुडिशियल प्रोसेस से आप प्रोसीड नहीं कर सकते। हर एक चीज में आपको टाइम लिमिट बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कौन से टाइम में कितने मतलब किस सिनेरियो में कितने टाइम में केस फाइल किया जा सकता है। यार ठीक है यार, अब लिमिटेशन एक्ट यहां पर आया तो इसने बोला कि सर देखो कोर्ट के अंदर कभी भी जाएंगे तो हर एक कोर्ट सबसे पहले टाइमिंग देखता है। अगर आपको पता हो तो आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने सीएस में करवाया उसमें भी टाइमिंग है, फोन के अंदर भी टाइमिंग होती है, रिचार्ज करवाना होता है। अब ऐसे ही लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, दे टेल अस अबाउट लिमिटेशन एक्ट, दिस टेल्स अस अबाउट पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ऐसा क्या, जी हाँ, ये आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताता है। ओके ठीक है, कह रहे पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, कह रहे सर शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है और ये अकॉर्डिंगली आपको टाइम फ्रेम बताता रहेगा कि कौन से केस के लिए कितना टाइम आपके पास है और वो टाइम शुरू कब होगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास 3 इयर्स का टाइम है, इन केस अगर कोई बंदा आपके पैसे लेकर भाग गया तो ये 3 साल शुरू कब होंगे और खत्म कब होंगे, यही बात यहां पर निकल कर आती है। मैंने कहा ओके। कह रहे सर अब एक और चीज, आपको ये बोला गया कि सेक्शन नंबर 3 आया जिसने ये बोला कोई भी सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है, अगर इस सिनेरियो के अंदर ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है, सर ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो रिस्पेक्टिव सूट्स के साथ प्रोसीड करेगा आगे। सेक्शन नंबर 3 के प्रोविजंस बहुत मैंडेटरी है। कोर्ट अपने आप ही, या तो आप अगर कोर्ट जा रहे हो तो आप इस लिमिटेशन को ले लो, वरना आप कोर्ट गए हो तो कोर्ट अपने आप भी इस लिमिटेशन के प्रोविजंस को उठा सकता है कि ला भाई टाइम लिमिट चेक करा दे, नहीं तो आपको बोला जाएगा आप अपनी टाइम लिमिट अपने हिसाब से चेक करके लाओ। नहीं लाते हो तो ये बोल देंगे अरे यार लाओ ना, हम चेक करते हैं टाइम लिमिट। ओ ऐसा क्या, जी हाँ जी हाँ। अब ऐसे ही अगली बात पर आता हूं, नोहरलाल वर्मा जी, इनका केस यहां पर सामने निकल कर आता है। नोहरलाल वर्मा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। कह रहा सर अगर मान लो जैसे मैं आपको कहता हूं कंपनीज एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर वहां पर स्टैट्यूट ने स्टिपुलेट कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ लिमिटेशन। मैंने कहा ठीक है, जैसे एक्ट ने आपको बताया कि दैट अपील शुड बी फाइल्ड विद इन 2 इयर्स और द केस शुड बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, या अपील टू सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बार पढ़ते हो 60 डेज 90 डेज, ऐसा कोई सिनेरियो निकल कर आता है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। कह रहा अब अकॉर्डिंगली ये बता दो सर अगर ऐसा हो गया तो क्या उसमें कोई कंसेशन मिलेगा हमारे को। कह रहा नहीं, नो कंसेशन और ऑर्डर वुड मेक एन एप्लीकेशन बार्ड बाय टाइम। ऐसा क्या, हाँ। कह रहा दूसरी बात, लिमिटेशन पीरियड की बात करूं तो आईबीसी एसएम गोग भाई वर्सेस शेड्यूलर्स लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड, यहां पर भी यही हुआ, अपील फाइल हुई एंड इट वाज पास बाय एनसीएलटी मुंबई बेंच कि सर अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है ओके अंडर द सेक्शन, उसको रिजेक्ट कर दिया था एंड इट वाज बार्ड बाय द ट्रिब्यूनल ने टाइम लिमिट के चलते आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और कुछ ऐसा फैसला बनाया कि भाई हम लोग भी लिमिटेशन एक्ट 1963 को फॉलो करेंगे। अगर आपको खुद न्याय चाहिए तो भैया इस टाइम लिमिट का ध्यान रखना, टाइम लिमिट के अंदर अगर नहीं आए तो आपका केस ही नहीं सुना जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दूंगा। ओ यानी कि राइट टू अप्लाई तो आपके पास है सर, राइट टू अप्लाई आपके पास है, बट प्लस जब ये फंडा कब होता है, अगर मैं एक एप्लीकेंट हूं, ठीक है, मेरे को सामने वाले बंदे से किसी कंपनी से पैसे लेने हैं, अब जिस कंपनी से पैसे लेने हैं ये कंपनी हुई मेरी डेटर और आप क्या हुए इसके क्रेडिटर। कह रहा सर ठीक है, कह रहा आपने बिल इशू किया होगा इसको। मैंने कहा हाँ, इनवॉइस दिया होगा ना, इनवॉइसेस वुड हैव बीन इशूड। कह रहा आपने बिल दिया होगा सामने वाले को, इनवॉइस इशू किया होगा। कह रहा ये, कह रहा अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास यहां पर स्ट्रेट अवे इनवॉइसेस आर ऑन द बेसिस ऑन द विद द पेमेंट इज क्लेम्ड। कह रहा अब मैं आपको कहता हूं कि सर 3 इयर्स हो चुके हैं, आपको पेमेंट नहीं मिली। ओ ठीक है, कह रहा सर 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हो, आप पेमेंट का इंतजार कर रहे थे भाई कितना, 30 दिन 60 दिन ना, 60 दिन के बाद हम ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन लगना शुरू हो जाता है, केस फाइल हो सकता है। आप अगर आते ही आप 3 साल तक थोड़ी सामने वाले की इंतजार करते रहोगे कि आज दे देगा पैसे, कल दे देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा। कह रहा ऐसा थोड़ी चलता है यार, सामने वाले ने आपके पैसे देने हैं बस छुट्टी। कह रहा अब एक और आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज।
डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज आपको ये कहता है कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या हमने सफिशिएंट कॉज करके ये वर्ड भी बहुत बार सुना है जब भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। कह रहा यस, कह रहा अकॉर्डिंगली अगर बात को समझे कि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन और मैं कहता हूं अपील आप किसी भी कोर्ट पर लेकर जा रहे हो तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई 60 डेज का टाइम पीरियड है, 90 डेज का टाइम पीरियड है, केस फाइल कर रहे हो। कह रहे बस इसके साथ साथ हम आपको सफिशिएंट कॉज भी देते हैं। कह रहे सर ये सफिशिएंट कॉज क्या होता है? मैंने कहा ऐसी टाइम लिमिट लॉ कहता है अगर मान लेते हैं भाई मेरे को तो कोर्ट जाना था पर प्रॉब्लम ये हो गई मैं बीमार हो गया, बड़ी खतरनाक बीमारियां चल रही हैं, मेरे को किसी एक ने पकड़ लिया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये देख भी पा रहे होंगे कि अब आवाज पहले जैसी हो गई है। तो अब यहाँ पे फंडा क्या हुआ है, गला पूरे तरीके से ठीक नहीं है, पर अब मैं कहता हूं यार मैं बहुत ज्यादा गंदे तरीके से बीमार पड़ गया। ओ तो सफिशिएंट कॉज बीच में निकल कर आया। कह रहा हाँ यस, एप्लीकेंट सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि सर मैं बहुत बीमार हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं नहीं आ सका, मेरी शादी थी। ऐसे दुख के समय में, सर शादी या दुख का समय और खुशी लग रही है तुम्हारे को, है ना, ऐसे कोई दुख का समय बेचारे के ऊपर आ गया तो कह रहा सर मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, वी विल श्योरली कंसिडर कि ऐसी बात है। कह रहा अब बात को समझना, कह रहा अगर ये चीजें हैं तो हमारी स्ट्रेट अवे अप्लाई होती है एप्लीकेशंस पर और सूट्स पे। कह रहा कोर्ट कभी भी एक टाइम बार्ड फंडा अगर हो गया है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट ने आपको किसी सिनेरियो में 3 साल का टाइम दिया, किसी में 10 साल का, 12 साल का, 5 साल का, उस टाइम के बाद लिमिटेशन एक्ट सीधा मना कर देगा, ना भाई बिल्कुल मत आ जाइयो, दूर रहियो मुझसे, टाइम खत्म हो गया, अब तू आ ही नहीं सकता। जैसे अगर फोन में रिचार्ज ना करवाओ एक टाइम लिमिट के बाद तो कंपनी नंबर बंद कर देती है। कह रहा है ऐसे ही, कह रहा अब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस जनरली हमारे पास 3 से लेके 12 इयर्स तक होते हैं, और अगर ये हमारे लिए सूट के टाइम्स है, और यही अगर एप्लीकेशन की बात करूं या अपील की बात करूं, वैसे तो मैंने खुद ही 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज देखा है, पर इन सिनेरियो में भी मैक्सिमम 6 महीने का टाइम आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्या सर? यस। अब इस टाइम लिमिट के बाद आप जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या तोड़ने की कोशिश करें, लॉ कहता है एप्लीकेशन नहीं सुनूंगा तो मतलब नहीं सुनूंगा। लॉ बड़ा सिंपल सा है यार, उसने बता दिया अगर 2 + 2 4 है तो 2 + 2 4 ही है। ऐसा क्या? यार कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होगा कि जब आपको सफिशिएंट कॉज को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसा क्या? यस। कह रहा देखो, अगर रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट है जिसने एप्लीकेंट को मिसलीड कर दिया, और जिस वजह से एप्लीकेंट या तो फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आप खुद जा रहे हो एप्लीकेशन फाइल करने, या आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको मिसलीड कर दिया गया, जिसके करते हुए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए। क्या सर अब फिर से सफिशिएंट कॉज अप्लाई नहीं होगा अगर आपके काउंसिल ने मिस्टेक कर दी। ओ काउंसिल ने, जी हाँ, आपके वकील ने, आपके लॉयर ने, अगर आप एक कंपनी है तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही लॉ नहीं आता, वो गलती कर गया। बट अगर सच ऐसी मिस्टेक बोनाफाइड है तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, गलती उसकी है, आपकी नहीं है। आप प्रूफ करवा दो दूसरे लॉयर से कि इसको नहीं आता था, इसने गलती करी है, सर मेरे राइट्स क्यों छीने जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको एडवोकेट ने खुद ही गलत एडवाइस दे दी। ऐसा क्या? हाँ, अगर एडवोकेट ने गलत एडवाइस दे दी, उसने कहा ओ भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 2 महीने और बचे हैं आपके पास, देखा कैलकुलेट करके तो टाइम लिमिट ही खत्म हो चुका था। ओ क्या, या तो फिर अब क्या होता है, कानून की मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, मे बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, इग्नोर अगर आपने कर दिया, इग्नोरेंस इज स्ट्रेट अवे नो एक्सक्यूज। अगर आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो कि लाल बत्ती है ना, छड़ पर की फर्क पड़ रहा है, लाल बत्ती ही तो है, जाने दे, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नेग्लिजेंस ऑफ पार्टी या लीगल एडवाइजर का स्ट्रेट अवे सर दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सफिशिएंट कॉज। आप लाल बत्ती पे सर मान लिया, आप रेड लाइट अवॉइड करते हो, ठीक है, आप अवॉइड करते हो, कैसे सर? मैं साइकिल से जाता हूं, अलग बात है, सिनेरियो ही अलग हो गया ना। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप लाल बत्ती इग्नोर कर रहे हो, टापते जा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो लॉ कहता है फिर मुझे कोई मतलब नहीं। कह रहा अब किसी पार्टी की इंप्रिजनमेंट या किसी को सीरियस इंजरी हो गई है,
कह रहे सर अब बात मैं समझ सकता हूं कि आप मान लो कोई बंदा कहता है मेरे को कोविड हो गया, कोई कहता है डेंगू हो गया था भाई साहब, नहीं आ पाया, मैं क्या करता। तो कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको मिला है। कह रहा अब मान लो जब आप क्या करते हो, कभी भी अपील फाइल करते हो, तो जिस कोर्ट ने आपको ऑर्डर पास किया, आपके पास ऑर्डर आया और ये बंदा रोने लगे मैं क्या करूं, अब ये क्या करेगा, आगे अपील फाइल करेगा। हाँ, ये अपील फाइल करेगा, वॉज कंसिडर्ड फॉर द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इटसेल्फ। कह रहा अब इस कोर्ट से ही अगर आपके पास जजमेंट ऑर्डर आने में देरी लग जाती है, या मैं कहता हूं डिक्री आने में, आप डिक्री समझते हैं, डिक्री की कॉपी आने में देरी लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास अपील फाइल करने के लिए 60 डेज का टाइम था, भाई यहां पे ही बहुत टाइम लग गया। कह रहा और अगर आपके पास बहुत बार जो पैनल लॉयर्स हैं, स्टेट काउंसिल, अगर हम सरकारी चीजों की बात करें तो सरकार हमेशा सरकारी वकील से लड़ेगी। सरकार बाहर जाके प्राइवेट लॉयर नहीं हायर करती, गवर्नमेंट के पास अपने लॉयर है। ऐसा क्या, देयर इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अगर आपके सरकार कहती है यार हमारे पास वकील ही नहीं है, हमारे पैनल में जितने लॉयर हैं सारे के सारे बिजी हैं, क्या करें आप, कह रहा ओहो हो, कह रहा ये सफिशिएंट कॉज नहीं है भाई साहब, लॉयर नहीं है, बाहर से हायर कर सकते थे, दुनिया भी तो हायर करती है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इतने सारे, तुम क्यों नहीं कर सकते बाहर। एक बंदा था जिसके पापा बहुत बीमार हो गए, अब वो अपने पापा का ध्यान रख रहा था, कह रहा सर लॉ कहता है बताओ जल्दी बोलो सफिशिएंट कॉज होगा या नहीं होगा, कह रहा बिल्कुल होगा सर, सफिशिएंट कॉज है ये, मैंने कहा है ना सफिशिएंट कॉज है, कह रहा यस, कह रहा सर ये सफिशिएंट कॉज है, तो वॉज हेल्ड टू बी सफिशिएंट कॉज एंड जेन्युइन केस महेंद्र यादव रत्ना देवी एंड अदर्स 2006। कह रहा ऐसा क्या, यस, कह रहा सर देखो हर जगह पे ना सफिशिएंट कॉज अलग है, अब पूरे देश में ही कोविड हो गया था तो आप कैसे लड़ोगे केस, कह रहा बात तो ठीक है। कह रहा टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज जो है इट इज टोटली एन इंडिविजुअल टेस्ट। और अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ दो बातें, सिचुएशन ऑफ लिमिटेशन हैज लेफ्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज टू द कोर्ट इटसेल्फ, कि सर कोर्ट अपने आप ही देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। कह रहा हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है और कैटेगरी को एग्जॉस्ट भी नहीं किया है। कह रहा अब यहाँ पे केस आया था आरबी रामलिंगम वर्सेस आरबी भुवन सेवारी। कह रहा अच्छा सर चलो आगे चलते हैं, सर वो इमेजेस वगैरह अगली क्लास में इमेज आ जाएगी, अगली क्लास से सब आ जाएगा। ऐसा क्या, हाँ सर इज बैक ऑन ट्रैक, अगली क्लास से देखो तुमने। कह रहा देखो एक और चीज, कह रहा कोई इंसान लीगल डिसेबिलिटी में आ जाता है सर, मैंने कहा लीगल डिसेबिलिटी से आपका क्या मतलब है। कह रहा कुछ ऐसे लोग अगर मैं आपको कहूं जो माइनर है, जो इंसॉल्वेंट है, जो अनसाउंड माइंड के हैं, वो लीगली डिसेबल्ड हैं, आप चाहते हुए भी ऐसे लोगों पे केस नहीं कर सकते। या मैं आपको कहूं माइनर है, इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड का है, या मैं कहता हूं कोई डिप्लोमैट है। सर डिप्लोमैट क्या होता है, डिप्लोमैट यानी कि फॉरेन एम्बेसडर, उस पे केस जो चलेगा। अब जैसे आप देख रहे होंगे शायद बहुत सारे लोग जो इजरायली एम्बेसडर्स हैं वो अपनी जगहों से खाली करके अपने देश जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आवर कंट्री नीड्स अस। क्या बात है यार, मतलब उनको पता है कि हमारी कंट्री में लड़ाई चल रही है और लोग अपने देश जा रहे हैं ये कहकर कि भाई हमारे देश को हमारी जरूरत है, शाबाश। अब अगर मान लो जैसे जो डिप्लोमैट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, वो लोग स्ट्रेट अवे उनके पास लीगल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, लीगल डिसेबिलिटी नहीं कह सकते उसे, बल्कि वो तो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कि अगर उसने किसी बंदे को भी उड़ा दिया उस पर केस फाइल नहीं होगा। ऐसा क्या, हाँ 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 हाँ। क्या देखो सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 दोनों को साथ में पढ़ा जाता है, जहां पर इन्होंने बताया कि लिमिटेशन एक्सपायर्स बिफोर द सीजेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द डिसेबिलिटी। मैं कहता हूं कोई बंदा है अगर वो बच्चा है तो सर बच्चा कैसे केस कर सकता है, कह रहा है जब वो बड़ा हो जाएगा, माइनर फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ हिज मेजॉरिटी, जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा हम उसे पूरा एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन देंगे। ओ ऐसा क्या, यस। कह रहे सर और अगर डिसेबिलिटी का केस है 3 इयर्स जिस दिन आपकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई। मतलब अगर एक बच्चा है सर उसके पास केस करने का राइट है, वो तो क्या ही केस करेगा किस पे, जिस दिन 18 साल हो गए आप कह रहे हो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन देंगे। हाँ हाँ देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो हिंदी में चीजों को नहीं लिखते। अगर मैं लिख देता हूं बच्चा बड़ा हो गया तो फ्रेश पीरियड
ऑफ लिमिटेशन मिलेगा। और 3 years फ्रॉम डिसेबिलिटी खत्म। अगर आपने ऐसे अपनी राइटिंग में नोट्स बना लिए तो मेरे दोस्त आप भरोसा भी नहीं कर सकते। किस पे? आप पे भरोसा है हमारे को, मुझ पे है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर मैं सिर्फ इतना कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कितनी जल्दी आप चीजों को रिवाइज कर लोगे। ऐसा क्या? हाँ, तो वो मातृभाषा को हमारी यूज करो, हमारी मातृभाषा बहुत बढ़िया है, देखते ही सब समझ जाओगे, 1 मिनट लगेगा। कह रहा ठीक है, कह रहा सर एक दो चीजें और बताता हूं। ठीक है, अब आपको जैसे बताया पीरियड ऑफ 3 years की बात है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ माइनॉरिटी और डिसेबिलिटी, जैसा भी केस आपका रहेगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पर ये बोला गया कि सर एक बच्चा है 10 साल का, इसके पास केस करने के लिए जो टाइम है वो कितना है? 12 years। इस टाइम को ध्यान रखना, 3 साल मिलेंगे अटेनमेंट ऑफ, मतलब जिस दिन डिसेबिलिटी खत्म हो गई। कह रहा अब ये बच्चा हो गया 18 साल का। मैंने कहा 18 का हो गया? कह रहा मेजर हो गया। कह रहा अब ये फैसला कर सकता है क्या करना है क्या नहीं करना। कह रहा अब जिस दिन इसकी माइनॉरिटी एंड हो गई उस दिन इसको कितना टाइम मिलेगा? 12 years और 3 years। ये देख के बताओ बेटा। सर 3 years मिलेंगे, 3 साल ही देंगे हम स्ट्रेट अवे। ओके ठीक है। अब एक और चीज, एक बार जो ये 3 साल का टाइम पीरियड शुरू हो गया, ध्यान रखना मेरे को मतलब नहीं है कि केस में 12 साल हैं या कितने भी, डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद 3 साल का टाइम दे रहा हूं भाई। तुम 8 साल डिसेबल रहे, 10 साल डिसेबल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन डिसेबिलिटी खत्म हो गई उस दिन सीधा सीधा मैंने आपको 3 साल का टाइम दे दिया। अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। क्या ना, अब टाइम एक बार जैसे 3 साल का टाइम आपने किसी को दिया, आपने रिचार्ज करवा लिया, सर उसके बाद आप फोन करो या ना करो, आप बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, फोन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक सिनेरियो के अंदर टाइम तो चलता रहेगा ना। कह रहा हाँ, तो कह रहा बस वंस द टाइम हैज बिगन नो सब्सिक्वेंट लायबिलिटी और इनेबिलिटी कैन स्टॉप इट। कह रहा ऐसा क्या? हाँ 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 हाँ। कह रहा सर ध्यान रखना, एक बार अगर टाइम शुरू हो गया वो टाइम रुकेगा नहीं। 3 साल का टाइम पीरियड आपका शुरू हो जाता है, वो टाइम बीच में कहीं नहीं रुकता। कह रहा ठीक है। कह रहा अगर मान लो अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है क्रेडिटर के पास, ऑफ द क्रेडिटर, कि भाई क्रेडिटर की अब जितने भी एसेट्स हैं इन सबको हम एडमिनिस्टर करेंगे, और ऐसा एक लेटर आप डेटर को भेज देते हो। ऐसा क्या? हाँ, आपने बोल दिया कि भाई नया मालिक आ गया है, नया मालिक आ गया है और आज से सारी प्रॉपर्टी का ध्यान वही रखेगा। आपने एक ऐसा लेटर बनवाकर यहां भेज दिया। कह रहा सर कोई बात नहीं, नाउ द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर शैल बी सस्पेंडेड। कब? इस सिनेरियो में, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ये समझ में आई बात? सस्पेंड नहीं होता पर इस सिनेरियो में सस्पेंड कर देंगे। ये कह रहे सर टाइम भागना शुरू हो जाता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर कुछ बच्चे बैठ के जैसे ये वीडियोस देख रहे होंगे और कुछ क्या कर रहे होंगे, मजे से फोन चला रहे होंगे, तो कह रहे सर टाइम नहीं रुकता किसी के लिए, आपने कितना यूज कर लिया ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, बैठ के फोन चलाओ ना, किसने मना किया। पर बाद में पछतावा हो तो क्या ही फायदा है। कह रहे सर अब ट्रू टेस्ट क्या है डिटरमाइन करने का कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ है नहीं हुआ है। कह रहे देखो, फर्स्ट सबसे पहले मैं ये देखता हूं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। तो होल कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। मैं बस इसी चीज को देखूंगा कि इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है, कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर देखने को मिला है तो बस वहां से टाइम विल स्टार्ट रनिंग। रिचार्ज कराया, बटन दबाया, पैसे कटे, आपका रिचार्ज हो गया। कह रहे जहां पे कॉज ऑफ एक्शन मुझे दिखा सर वहां से स्ट्रेट अवे
time has begun. Time starts running. ओ ऐसा क्या? यस, अब जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर तो कुछ टाइम पीरियड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सर्टेन डेज हैं जिसको हम लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर से खत्म कर देंगे और सीधा सीधा मना कर देंगे। ठीक है, कह रहा सर अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट, अपील या एप्लीकेशन की अगर बात हो रही है, मैं कहता तो इस सिनेरियो में वी विल एक्सक्लूड द डे फ्रॉम विच पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिस दिन से आप काउंटिंग शुरू कर रहे हो वो दिन को एक्सक्लूड कर देंगे। इज टू बी रिकॉर्ड, पहले तो इस दिन को एक्सक्लूड करूंगा और दूसरा एक और, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो द डे ऑन विच टाइम बिगिंस टू रन। दोनों में से कोई भी एक बात वहां पर लिख सकते हो। सिनेरियो दोनों के वैसे अलग अलग ही हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के केस में ऐसा होता है और अपील के केस में ऐसा होता है। कह रहा ठीक है, कह रहा था तो एक बात बताओ, एक्सक्लूडेड द डे फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सूट, अपील और एप्लीकेशन के केस में ये दूसरे वाला पॉइंट है। कह रहा अब अपील और एप्लीकेशन जहां पर रिविजन या रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात हो रही है, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। यस, the day on which you are going to exclude, day on which judgment is pronounced. क्योंकि अपील करने जा रहे हो जिस दिन पुराने वाले कोर्ट ने जजमेंट दी बाय प्रीवियस कोर्ट, क्योंकि प्रीवियस कोर्ट की जजमेंट को ही लेकर आप हायर कोर्ट में जाओगे, तो प्रीवियस कोर्ट की जजमेंट जिस दिन आई उस दिन को एक्सक्लूड कर दूंगा। कह रहे सर एक और चीज, अब मान लो आप अपील कर रहे हो फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, एक्सक्लूड जितना टाइम आपको डिक्री लेने में लगा। सर ठीक है, उसके अलावा लिमिटेशन पीरियड फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड, अगर मान लो कोई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब आप अप्लाई कर रहे हो कि जी इसके फैसले को साइड पे करो, तो अकॉर्डिंगली एक्सक्लूडिंग टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ रिवॉर्ड। ऐसा क्या? जी हाँ, फंडा बड़ा सिंपल सा है। कह रहा चलो सर इसी बात पे आगे चलते हैं। कह रहा अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, आपने एक एप्लीकेशन अप्लाई करी और अपील करी, या तो आपने एक पॉपर दिया और जिसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने कहा ओ, कह रहा जो टाइम, अगर मान लो सिनेरियो ऐसा है, अगर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे टाइम केस अपील, या तो फिर ऐसे केस में एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू, अपील और पॉपर हैज बीन मेड और साथ में रिजेक्ट हो गया। कह रहा सर अब क्या करें? मैंने कहा जितना टाइम आपके एप्लीकेंट को लगा उन चीजों को प्रोसिक्यूट करने में गुड फेथ के अंदर, कह रहा सर सीधी सी बात है, उस टाइम को मैं मना कर दूंगा कि भाई ठीक है तूने मना कर दिया, मैं तेरी हायर अथॉरिटी पे जाऊंगा, वहां पे जाके तेरी शिकायत लगाऊंगा। लॉ कहता है कोई बात नहीं, जितना टाइम आपने अपील फाइल करने में लगाया, एप्लीकेशन फाइल करने में लगाया, जो मना हो गई कोई दिक्कत नहीं। लॉ कहता है मेरे पास आना, मैं देखूंगा अपने आप, तू टेंशन मत ले, मेरे पास आ जा सीधा। ऐसा क्या? देखो एक और चीज पे आते हैं। कह रहा जब भी कोई सूट या एप्लीकेशन की मैं बात करूं, कह रहा ठीक है, कह रहा कुछ चीजों में हम टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे, टाइम एक्सक्लूड कर देंगे सीधा। हाँ, अगर मान लो कोई कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री पर स्टे लगा दिया गया है, जिस दिन से आपका इंजंक्शन का ऑर्डर आ गया उस दिन से वहां स्टे लग गया। कह रहा सर टाइम इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। कह रहा जिस दिन आपको इंजंक्शन का ऑर्डर आया, अब मैं कहता हूं 2 साल का है, 3 साल का है, उसको लिमिटेशन एक्ट के अंदर कंसिडर ही नहीं करने वाला। कह रहा ठीक है।
कह रहा जितना टाइम आपको कोर्ट का या गवर्नमेंट का या नोटिस पीरियड लेने में लगा, गवर्नमेंट की कंसेंट लेने में लगा, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा ठीक है। कह रहा सर अब एक और चीज पे आता हूं। कह रहा कोई सूट या कोई एप्लीकेशन जहां पर कोई रिसीवर और द इंटरिम रिसीवर और लिक्विडेटर जिसको अपॉइंट कर दिया गया, ये जनरली होता कब है? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में होता है। ओह ऐसा क्या? जी हाँ। कह रहा अब विद इन द पीरियड, टाइम पीरियड कितना? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। ऐसे बंदे को अगर अपॉइंट कर दिया तो 3 महीने का जो टाइम है वो मैं आपको वैसे ही छोड़ दूंगा। अब 3 महीने के अंदर या तो ये बंदा हमारे को बीमारी से बाहर निकाल लाएगा, है ना, और या तो फिर सीधा कहेगा कंपनी बंद कर दो, तुम्हारे बस की नहीं है। देखो सर एक दो चीजों को और समझो। अगर कोई भी टाइम फर्दर आपको लगा, आप किसी कोर्ट में जाते हो और कहते हो कि यार ये वाली जो डिग्री है, जो भी डिग्री आप लेकर जाते हो बिलोंगिंग टू लोअर कोर्ट, कोर्ट क्या करता है उसको सेट असाइड कर देता है। अब ये ऐसा भी हो सकता है दैट इज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आपको कोई प्रॉपर्टी लेकर पोजेशन मिल गया हो। अकॉर्डिंगली अगर मान लो जितने टाइम के लिए आपने जिस बंदे पे केस फाइल किया वो डिफेंडेंट ही इंडिया से एब्सेंट है, इंडिया के बाहर भाग गया है, अब क्या करोगे? वो टाइम भी बाहर हो गया। अब अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है इससे पहले की राइट टू सूट जो हमने केस फाइल करा उसमें, कह रहा ठीक है। कह रहा अब क्या हो रहा है सर? अब आपको उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी तो मिलना चाहिए। कह रहा हाँ, एप्लीकेशन लगाने के लिए। कह रहा जितना टाइम ये हिसाब लगाने में लग गया, द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन नहीं, कौन केस करेगा, कौन नहीं। कह रहे सर इसमें जितना भी टाइम लगा तो हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे, उस सारे टाइम को हम लोग क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। कह रहा एक और लास्ट फंडा निकल कर आता है कि अगर कोई फ्रॉड या मिस्टेक को लेकर कोई मैटर है डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट पे, तो कह रहा है सर पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब तक नहीं चलेगा जब तक हम उस एप्लीकेंट के ने जो फ्रॉड या जो भी मिस्टेक करी है उसको हम पता नहीं लगा सकते। जब तक ये फ्रॉड या लिमिटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक पकड़ी ना जाए, ये जब तक ये फ्रॉड या मिस्टेक पकड़ी ना जाए तब तक के लिए हम लोग क्या काम करने वाले हैं सर? इट विल बी पुट ऑन होल्ड। यार अब एक बात बताओ, एक बड़ा सिंपल सा फंडा कि कभी भी वैलिड एक्नॉलेजमेंट क्या है? मैंने कहा वैलिड एक्नॉलेजमेंट के अंदर एडमिशन होता है किसी प्रॉपर्टी या राइट को लेकर होती है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन होती है, राइटिंग होती है साइन बाय द पार्टी, और तब आप फाइल करते हो, इसे हम वैलिड एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहा जब भी कभी भी इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे तो हम जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो करेंगे, ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है। जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो करेंगे ये। कह रहा अब एक और चीज, अगर कभी भी आपने कोई भी, अगर मान लो मैं कहता हूं चलो मैंने एक ये बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, 1 2 3 4 5 10 फ्लैट है, मैंने ये वाला फ्लैट ले लिया, ठीक है, मैंने ये वाला घर ले लिया इस बिल्डिंग में से, ये नीचे यहाँ पर गेट है और यहाँ पर इधर पार्किंग है। कह रहा सर ठीक है आपने ये वाला घर ले लिया, मैंने कहा ये वाला घर मैंने ले लिया। अब मेरे को घर के साथ साथ अपने आप ही सामने वाला बंदा ये नहीं कह सकता दरवाजा नहीं खोलोगे, हवा नहीं आनी चाहिए, अंदर आना जाना है तुम्हारे को, बाहर से ऐसे सीढ़ी लगाओ, नहीं यार। इट प्रोवाइड दैट राइट टू एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट, एयर, वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर, और जो भी ईसमेंट है कह रहा सर वो विदाउट इंटरप्शन यूज की जा सकती है। अब एंड फॉर 20 ईयर्स 30 ईयर्स अगर ये प्रॉपर्टी आपको सरकारी मिलती है। अगर मान लो कोई भी मैटर आता है तो कह रहे सर नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम 20 ईयर्स का टाइम पीरियड आपको देंगे। 20 ईयर्स के जो आखिरी में 2 ईयर्स हैं, अब आपको 20 ईयर्स का टाइम मिला, इसमें 2 साल लास्ट के विद इन 2 ईयर्स एंडिंग फ्रॉम 20 ईयर्स, यहां से आपको कह सकते हो एक्विजिशन बाय द पोजेशन, और अकॉर्डिंगली यू विल हैव द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जनरली यहीं पर जाकर लोग केस फाइल करते हैं। यार ईजमेंट राइट्स वही होते हैं जो आपके घर में पानी आने के लिए, अब यार पानी कहाँ रखा होगा? पानी तो छत पे रखा होगा ना, छत पे ही तो टंकी को रखा जाता है। हाँ, या छत पे रखी होंगी आपकी सारी वाटर टैंक्स। कह रहा इसको कोई मना नहीं कर सकता सर, अगर अंडर वाटर ग्राउंड टैंक है वो भी आपके ईजमेंट राइट्स है। ओह, अब आपको ये जो ईजमेंट राइट्स होते हैं ये अपने आप ही मिल जाते हैं घर के साथ ही,
और अकॉर्डिंगली अगर कोई दे आर एब्सोल्यूट और ये कोई भी छीन नहीं सकता, पर इसमें अगर कभी भी बात आती है, आप जाते हो यार 10-15 साल बाद आपने जाके घर देखा, आपने कहा यार यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, यू हैव 20 years ऑफ टाइम पीरियड, जाओ मौज करो। यार अब अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं, कह रहा सर ये तो लिमिटेशन की वजह से हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, लिमिटेशन के अंदर पहली बात तो ये लिमिटेशन के ऊपर अगर टॉपिक पूछता है, दिस इज एंट्री 13 लिस्ट 3 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडिया, जो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हो। कह रहा यहाँ पर ये इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई हम हर एक केस के लिए आपके पास रीजनेबल टाइम लिमिट होती है। इसका मतलब ये नहीं है आज सोओगे अगले साल उठोगे तो भी आ जाओगे केस फाइल हो जाएगा, नहीं। आपको अगर अपना हक चाहिए तो सर घर बैठे नहीं मिलेगा, आपको उठकर जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि न्याय अपने आप नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। 20-20 साल बाद आ जाओगे तो और भी प्रॉब्लम है, ना पुलिस को केसेस के लिए एविडेंसेस मिलेंगे ना बंदे। कह रहा अकॉर्डिंगली, कह रहा अब एक और चीज को समझो सर, एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, स्टैट्यूट ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि एक शील्ड है, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि आपको सीधा सीधा ये बताता है कितने टाइम में एक्शन लेना है। कभी ये नहीं बताता आके कि यार ऐसा कर लो, आपको राइट नहीं मिलेगा इसके बाद। कह रहा नहीं, इट इज जस्ट अ शील्ड इटसेल्फ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यही राइट को यूज करते हुए वो पेपर में क्वेश्चन दे चुका है पहले। कह रहा अब स्टेट किसी भी तरीके से पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी बंदे, अगर मान लो सर कोई बंदा है वो क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या जो स्टेट है, क्या हमारा जो देश है या जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो रोक सकती हैं? नहीं, कोई नहीं रोक सकता आपको। अच्छा ऐसा क्या कह रहे सर, अब एक और चीज, किसी भी तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर दे कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 32। इट इज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन दैट फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्ड। तिलोकचंद मोतीचंद वर्सेस मुंशी 1970। कह रहा अब लिमिटेशन एक्ट कभी भी किसी भी सिनेरियो के अंदर कोर्ट्स के पास ये एनालॉजी जरूर है, पावर जरूर है कि वो लिमिटेशन एक्ट को चेक करेंगे कि आप सही टाइम के अंदर आए हैं या नहीं। यार स्कूल में भी तो होता है ना, टाइम से पहुंचना होता है, हाँ, वरना स्कूल में हाफ डे लग जाता है, बच्चे को वापस भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कॉर्पोरेट्स में भी जाओगे देरी से पहुंचोगे हाफ डे लग जाएगा। वो इसलिए थोड़ी है वो आपका सैलरी काटना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं आप टाइम से काम करो सर, अच्छा काम करो। वो ऐसा क्या? हाँ हाँ सर, अब कोर्ट्स एक्ट ऑन द एनालॉजी ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन और रिफ्यूज कर देते हैं इफ डिले इज मोर देन द स्टैट्यूटरी पीरियड। कह रहे सर रेमेडी क्या है? कह रहे रेमेडी है या टाइम से आ जाओ। कोर्ट के पास इन द रेट जुरिस्डिक्शन अडॉप्ट भी कर लेता है अपने प्रोसीजर और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर। लिमिटेशन एक्ट है पर लॉ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तुम्हें केस करने से मना कर रहा हूं, तुम्हारे राइट्स छीन रहा हूं। सर ये इतने सारे हैं, मैं कैसे याद रखूंगा किसमें क्या है किसमें क्या नहीं? अरे टेंशन की कोई बात ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं ऐसे देखूं तो 120 से ज्यादा है, कितने याद रख लोगे तुम लोग भी? पार्ट नंबर 7 पे ऐसा जरूर है, कुछ याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, वरना मोटा मोटा मैंने एक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूं। 150 से ज्यादा है वैसे तो, पर कितने ही याद रखोगे? मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं, इस डॉक्यूमेंट को देख जरूर लेना। सर हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है इसमें, आएगा भी नहीं अभी क्योंकि मैंने रोक दिया इसे। ऐसा क्या? आजा भाई, आ गया ना। अब ये सारे के सारे टाइम लिमिट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, बट बात सिर्फ इतनी सी है, अगर मुझे समराइज करना है क्योंकि मैं 150 तो याद नहीं रख सकता, तो कह रहे सर कौन सी चीज के लिए कैसा टाइम पीरियड गिवन है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आपको कभी भी 3 सिनेरियो फॉर 3 काइंड ऑफ सूट हमारे पास टाइम है, लिमिटेशन एक्ट इज 30 years। कह रहा अच्छा, कह रहा जब भी कोई मॉर्गेजर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, मैंने एक घर लिया, उस पे क्या करा, किस्तें बंधवा ली, उसे मैंने कहा कि इसे फाइनेंस कर दे, गिरवी तू रख ले, महीने के महीने पैसा काट लियो। कह रहे तो 30 years का टाइम वहां मिलता है। मॉर्गेज बाय फोरक्लोजर, टाइम से पहले जब हम क्लोज करने की बात करते हैं, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी पर केस फाइल कर रही है तो 30 years का टाइम देखने को मिलता है। कह रहे सर ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा तो 12 years का टाइम कब देखने के लिए मिलता है? जब फंस जाओगे तो इसको देख लेना, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो बाकी के सूट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और इंडोमेंट्स को लेकर, वहां 12 साल देखने को मिलते हैं।
3 साल कब कहां देखने को मिलते हैं? जब भी बात अकाउंट्स की आएगी, कॉन्ट्रैक्ट की, डिक्लेरेटरी सूट, या तो फिर ऐसे सिनेरियोज में जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। 1 से 3 साल का टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। सर ये कब मिलता है? जहां फंस जाओगे टॉर्ट और मिसलेनियस मैटर्स में, जहां पे कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, वेयर नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज स्पेसिफाइड। अच्छा सर, पहले वाले में 30 इयर्स में और 12 इयर्स में ये फर्क है कि यहां हम मॉर्गेज की बातें कर रहे हैं। यस, जो घर गिरवी रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और यहां सीधा इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज, या तो फिर किसी का हिस्सा कैसा है कैसा नहीं, इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा अब पीरियड बहुत बार बिटवीन 90 टू 10 डेज, 90 टू 10 डेज के बीच में वेरी करता रहता है। कह रहा अब अगर हम लोग बात करें फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर द समरी प्रोसीजर, ये कब से शुरू होता है? जिस दिन आपको समन मिल गया। अच्छा ऐसा क्या? यस, और अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट जाओगे तो 30 डेज का टाइम पीरियड आपको मिलता है। अब ऐसे ही अगर मान लो आप अपील करने के लिए कहीं जा रहे हो तो 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है हाई कोर्ट में, और 30 डेज का किसी और मतलब लोअर कोर्ट्स में आपको मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी आपको मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज के अंदर 60 डेज का टाइम पीरियड देता है। तो सर अगर आसानी से याद रखना हो, अगर अपील करने जा रहे हो टू हाई कोर्ट, तो ये कहता है भाई 60 डेज का टाइम दूंगा। अच्छा ऐसा क्या? यस यस, अगर मान लो, ठीक है, अगर सेशंस कोर्ट इन केस ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो आपकी है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, और 60 डेज का टाइम पीरियड मैं आपको तब दे रहा हूं, ठीक है यार, कुछ खास नहीं है। इतनी सी बात को समझ लेना, जो छोटी सी समरी दी है वो इसीलिए दी है ताकि आप समझ के चलो चीजों को। अब बार बार वो क्या करता है, कह रहे सर एक चीज पे आपको बार बार सिनेरियो घुमा घुमा कर देता है कि छोटे छोटे एमसीक्यूज क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं वैसे तो, पर फिर भी आओ एक बार आपके साथ ही बैठकर देख लेते हैं। जितनी भी बुक्स हम लोग मतलब आप कहते हो बुक क्लास में रेफर कर लेते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर्स नहीं देखने। आंसर्स वही लिखना जो इंस्टीट्यूट आपको देता है। लिमिटेशन एक्ट वॉज इन ओल्ड सिलेबस, इट वॉज चैप्टर नंबर 7। चलो जी, अच्छा देखना, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज एक बार, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अवील, ये तो बहुत पुराना है, इतने पुराने पे नहीं जाना है मुझे। फिर से लीगल डिसेबिलिटी क्या आपने पढ़ा मेरे साथ? सफिशिएंट कॉज क्या पढ़ा आपने मेरे साथ? हाँ सर ये तो पढ़ा, ठीक है शाबाश। बार ऑफ लिमिटेशन ऐसा भी कुछ बताया। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कौन कौन से कितने कितने दिन वाले हैं? 12 ईयर्स, 3 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो जस्ट अभी बताया 4 नंबर। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2018 का बताओ भाई। लिमिटेशन एक्ट, बार ऑफ लिमिटेशन, फिर से लिमिटेशन पीरियड क्या है, क्या इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे फर्क पड़ता है? कह रहे हो ऐसा क्या? यस यस यस, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं देखने के लिए मिले हैं, बट कोई बात नहीं। लिमिटेशन पीरियड, फिर से ये जो मैंने दोबारा आपको बताया 90 टू 10 डेज, इन लास्ट के 4-5 पेजेस को बहुत अच्छे से करके जाना। ये चीजें बार बार पेपर में रिपीट हुई हैं सर, ये वाली, हाँ, जहां फंस जाओगे बहुत हेल्प करेंगी ये। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई नो क्लास थोड़ी जल्दी थी, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, अगली क्लास से वापस मजे कराने शुरू कर दूंगा क्योंकि आप रिकवर हो गए हो आप। यस यस यस, ठीक है, चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।